हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। अपनी हमारी जो सीरीज थी जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसमें पिछले पार्ट में मैंने जीएस 3 इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे स्पेसिफिक टू इकोनॉमी वो सारे डिस्कस किए हैं फ्रॉम 2013। हालांकि लिखा हुआ 5 ईयर से, बट मैंने 2013 से सारे डिस्कस किए हैं, प्लस कंटेंट भी बताया। तो आप अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे वो वाला वीडियो देख सकते हो। और अभी आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर जीएस 3 में जो आपका एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग और जो लैंड रिफॉर्म्स वाला पार्ट है हमारा, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग लैंड रिफॉर्म्स, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यहाँ डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, कि हम समझे कि यूपीएससी में कैसे, पहली चीज तो यही है कि हम समझे कि सिलेबस का मतलब क्या है, उस सिलेबस से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमें। ठीक है, तो एक बार हमें ये आइडिया लगेगा तो उसके बेसिस पे हमारा पढ़ना भी वैसे जो है यूपीएससी से अलाइन हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो है क्वेश्चंस का आंसर भी दिया गया है, काफी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भी दिया गया है। तो वो कंटेंट भी अगर आप यहाँ से ले लो तो काफी आपकी हेल्प हो जाएगी आपको आंसर्स लिखने में। राइट, सो ये दो की ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, कि कुछ कंटेंट में वैल्यू एडिशन हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट ऐसा मिल जाए जो रिपीटेटिवली यूज किया जा सकता है कई आंसर्स में। दूसरी चीज ये समझा जाए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम आंसर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स। सो अगेन एक टॉपिक नहीं है, बेसिकली मल्टीपल टॉपिक्स है इसमें, बट ऑल आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो पहला है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में। दूसरा है कि क्या अलग अलग टाइप के इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम्स हैं। तीसरा है रिगार्डिंग स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, और उनसे रिलेटेड इश्यूज और कॉन्स्टेंट्स। और चौथा है ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ की टॉपिक्स हैं यहाँ पे। नाउ अगेन आई थिंक अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप समझ सकते हो। तो जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेनली जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसमें यही पूछा जाता है कि जो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जैसे राइस एंड व्हीट सिस्टम, आप देखोगे आगे हम डिस्कस करेंगे, 2-3 बार जो है आपको राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम पे ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और मेनली इसमें आया, उसी पे आया या उसके ऊपर आया कि ये क्रॉपिंग पैटर्न क्यों है, या क्या कमियां हैं, या फिर क्या चैलेंजेस हैं इनके कारण। तो उन्हीं के अराउंड आया। तो इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न्स में कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो की जाती हैं, उनके बारे में कि क्या पैटर्न है, क्यों क्रॉप्स वो ग्रो की जा रही हैं। राइट, प्लस उनसे रिलेटेड ग्रो करने में क्या चैलेंज है, क्या इन्वायरमेंटल चैलेंज है, क्या जो है फार्मिंग में चैलेंज आते हैं, वो समझना है। दूसरा है इरिगेशन और इरिगेशन सिस्टम्स। इसमें मेनली जो पूछा जाता है आपसे कि जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में अभी कौन सा इरिगेशन सिस्टम कितना यूज होता है, कि ट्यूबवेल से कितना पानी आता है। ठीक है, आपका जो है रिवर्स, लेक्स, इनसे किस 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 टाइप के सिस्टम को यूज किया जाता है, फ्लड इरिगेशन कितना यूज किया जा रहा है, माइक्रो इरिगेशन कितना यूज किया जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज कि एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं फॉर इरिगेशन सिस्टम, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना कंटेंट आपके पास है तो ट्रस्ट में इरिगेशन या इरिगेशन सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आया तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। उसके बाद अगला है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उसके रिलेटेड इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कैसे जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहाँ स्टोर किया जाता है और फिर कैसे उसको मार्केट किया जाता है, ये बेसिक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसके इश्यूज। इनफैक्ट दिस टॉपिक, दिस आई वुड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये टाइम एंड अगेन न्यूज में रहता है, जैसे एपीएमसीज और अभी जैसे फार्म लॉस को रिपील किया गया है, आए थे, राइट, और एमएसपी के ऊपर हुआ। तो उन चीजों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए समझना, कि कैसे हमारी कंट्री में, एक तो हो गया कि फार्मर्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि वो प्रोड्यूस कैसे जो है कंज्यूमर्स तक रीच करता है, कैसे उसकी मार्केटिंग होती है, ये एस्पेक्ट भी समझना जरूरी है। लास्टली है ई टेक्नोलॉजी नीड ऑफ फार्मर्स। तो ये रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इतने क्वेश्चंस आए नहीं है, राइट, बट बेसिक इसमें आपको पता होना चाहिए ई टेक्नोलॉजी, ई नाम और जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट लाई है फॉर इम्प्रूविंग फार्मिंग, की फार्मिंग को जो है बेटर बनाने के लिए, राइट, हेल्प करने के लिए ई टेक्नोलॉजी। तो वो सब आपको पता होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अगेन ये एक पार्ट समझाया है। अभी आगे आगे जैसे मूव करते जाएंगे एक एक पार्ट लेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सिलेबस को समझेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस, प्लस उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जा सकता है, प्लस कुछ रिलेटेड जो है वैल्यू एडिट कंटेंट भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं।
तो ये 2020 का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। अब डायरेक्टली आपको दे दिया क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? सो देखिए यूपीएससी में यही चीज है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको इसको काफी अच्छे से करना होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। इसके ऊपर आपके पास बहुत अच्छा नोट होना चाहिए था, पढ़ के जाते वहां नोट में अच्छे से पॉइंट्स उठाते और उनको जो है बता देते। अब इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे हम? तो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपॉर्टेंस बताइए। तो आप बताएंगे कि जैसे फार्मर्स होते हैं वो जो है अपना प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद अगर इफिशियंट है ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग हमारा, तो फार्मर्स टू कंज्यूमर्स, देखो दो दो स्टेक होल्डर है, एक फार्मर हो गए, एक कंज्यूमर हो गए। तो फार्मर से कंज्यूमर के पास थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग जाता है। अगर ये इफिशियंट है, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग इफिशियंट है, तो फार्मर को भी मिलेगा रेन्यूमरेटिव प्राइस, प्लस कंज्यूमर्स को भी मिलेंगे जो है लेस कॉस्ट पे फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेस कॉस्ट पे। ठीक है, सो कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट होगा और फार्मर्स का भी बेनिफिट होगा अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग सिस्टम जो है वो इफिशियंट है, उसमें जो है कोई इश्यूज नहीं है। बट हम देखते हैं कि ये एफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी इनफिशियंसीज हैं, मिडिल मैन है, बहुत कुछ है। तो उसके कारण क्या होता है? फार्मर को रेन्यूमरेटिव प्राइस नहीं मिलता, प्लस कंज्यूमर्स को भी फूड क्या लेस नहीं हायर कॉस्ट पे मिलता है, राइट। सो इस तरीके से पहले आप बता दोगे, फिर आप सीधा सीधा हाईलाइट करो मेन कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्टिव लॉज लाइक एपीएमसी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फिर लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज आप बता सकते हो कि वेयर हाउसेस नहीं है, राइट। आपकी रीफर वैन्स जो बोलते हैं हम, रीफर वैन्स जो रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, राइट। सो आपके रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर रोड्स नहीं है। तो ये सब चीजें जो है चैलेंजेस हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है थ्रू एपीएमसी। तो एपीएमसी एक्ट के थ्रू जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की मोनोपोली है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, राइट। सो उनके अलावा और कोई जो है ओपन अप नहीं कर सकता, राइट। सो दैट्स वाई जो है कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती है, राइट। रिस्ट्रिक्टिव लॉज, यहाँ पे इसको एक और एडिशनल पॉइंट लिख देते हैं, मोनोपोली ऑफ एपीएमसी, ठीक है। तो दैट ऑल्सो कहीं ना कहीं जो है एफिशिएंसी रिड्यूस कर देता है। एपीएमसी में क्या होता है? सो अब एपीएमसी में भी जहां मेन मार्केट है, जहां पे सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकता है, मार्केटिंग होती है, उसमें के पास भी जो है सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लस करप्शन एंड कोल्यूजन होता है। और यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, बहुत हाई फीस होती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाई फीस होती है। और मिडिलमैन जो करप्शन कोलिजन में आप बता सकते हो कि मिडिलमैन जो है जैसे अर्थिया वगैरह, वो जो है सारा बेनिफिट ले जाते हैं। देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन, मतलब जो है बस गवर्नमेंट के मार्केट्स हैं, ठीक है। एंड पुअर प्राइस डिस्कवरी, तो प्राइस डिस्कवरी प्रॉपरली, राइट। सो आपने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग, राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसके लिए में ये कॉन्स्टेंट्स हैं। बट आप यहाँ पे नहीं कंक्लूड करोगे, आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ई नाम लाया है, फार्म लॉज अब तो इनको रिपील कर दिया गया है। बट एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम्स हैं, पीएम आशा, राइट, जी रैम्स, ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट्स जो स्कीम लाई थी गवर्नमेंट, राइट, कि रूरल हार्ट्स को एग्रीकल्चर मार्केट्स में अपग्रेड करने की स्कीम, वो आप बता सकते हो। तो फार्म लॉज तो रिपील्ड हो गया है। बाकी इसके अलावा आप बोल सकते हो गवर्नमेंट का फोकस है एफपीओ पे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट करने पे, राइट, जो कलेक्टिवली जो है एग्रीकल्चर मार्केट को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो ये चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो। सो यहाँ पे अगर किसी को ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा तो लेट मी राइट इट, पीएम आशा, ठीक है, ये पीएम आशा स्कीम है। यू शुड सर्च इट ऑन गूगल कि क्या ये स्कीम है, इसके क्या की फीचर्स हैं, ठीक है। अगला आ जाओ क्वेश्चन, ये भी 2020 का है। सो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइस एंड व्हीट। अब बस ध्यान रखना कि कितनी बार राइस एंड व्हीट के अराउंड ही क्वेश्चन आएगा, राइस व्हीट और या मिलेट्स ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण राइस व्हीट सिस्टम सक्सेस हुआ, ये बताना है। और फिर दूसरा पूछा है कि सक्सेस होने के बावजूद भी इट हैज बिकम अ बेन, यानी बेन मतलब एक परेशानी बन गया है, क्यों, ऐसा क्यों। तो पहले आप बताओगे क्या फैक्टर्स थे। पहले, इससे पहले भी आप इंट्रो में ब्रीफ में लिखोगे कि इंडिया में राइस एंड व्हीट सिस्टम मेन है, मेजर है, प्रिवेलेंट है, राइट। मेजर राइस जो है मेजर खरीफ क्रॉप है और व्हीट जो है मेजर रबी क्रॉप है। नाउ फैक्टर्स विच मेड राइस एंड व्हीट सिस्टम सक्सेस आर ग्रीन रिवॉल्यूशन, सबसे बड़ा फैक्टर है, बिगेस्ट फैक्टर इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकेंड बिगेस्ट इज टेक्नोलॉजी, जिसमें हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज हो रहा था, राइट, हाइब्रिड सीड्स वगैरह। इनफैक्ट ये जो है यहाँ पे क्लब भी कर सकते हो इसको, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज,
सो देखा गया, आपने देखा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिन जगहों पे ग्रीन रिवॉल्यूशन है वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा क्रिएट की गई हैं। बाकी कल्चरल प्रेफरेंस भी है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ राइस एंड व्हीट आर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट, सो राइस एंड व्हीट आर पार्ट ऑफ स्टेपल डाइट, ये कल्चरल प्रेफरेंस है। सो दैट्स वाई ये जो है इट वाज मोर सक्सेसफुल। बाकी एमएसपी प्रोक्योरमेंट, सो इसमें भी एक चीज है कि मेनली जो प्रोक्योरमेंट होता है, मेनली जो प्रोक्योरमेंट, सो एमएसपी में ये है कि गवर्नमेंट अराउंड 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी जो है अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी गवर्नमेंट बोलती है कि इतने प्राइस पे गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर करेगी ये क्रॉप्स, और ओपन एंडेड होता है। बट रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट बोलती तो 23 क्रॉप्स के लिए, बट इन रियलिटी इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो बनाया हुआ है वो सिर्फ राइस और व्हीट के लिए ज्यादा है। सो मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट राइस और व्हीट का ही होता है, बाकी दूसरे क्रॉप्स के लिए प्रोक्योरमेंट सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एमएसपी के अंदर एमएसपी प्रोक्योरमेंट में इतना जो है राइस एंड व्हीट सिस्टम, राइस एंड व्हीट ही ज्यादा प्रोक्योर हो रहा है, तो ज्यादातर लोग राइस और व्हीट ही ग्रो कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स राइस और व्हीट सिस्टम काफी सक्सेसफुल रहा। बट क्यों ये एक बेन बन गया? ऑब्वियसली यू ऑल नो द प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। यहां आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो ऑफ पंजाब। नाउ पंजाब का एग्जांपल क्यों? सो पंजाब देखा जाए तो इट इज अ वाटर डेफिशिएंट स्टेट, मतलब इतना ज्यादा वाटर नहीं है, वाटर स्ट्रेस्ड है। बट डिस्पाइट कम पानी होने के बावजूद यहाँ पे जो है राइस जो है, आई थिंक इट्स ऑन द सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट नंबर पे। प्लीज आप चेक करके प्लीज कमेंट में बताइए कि या क्या ये फर्स्ट हाईएस्ट नंबर पे या सेकंड हाईएस्ट नंबर पे। जबकि राइस जो है इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो पंजाब एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी है, राइट, जहाँ ज्यादा पानी नहीं होता, वहां पे आप जो है, जो वाटर स्ट्रेस्ड है स्टेट पंजाब, वहां पे एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप राइस ग्रो करी जा रही है। वो भी पंजाब इज दी हाईएस्ट, मतलब कंट्री में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे राइस की ग्रोथ में। तो आप इससे यू कुड अज्यूम, यू कुड यू नो थिंक अबाउट कि कितना ज्यादा वाटर डिप्लीशन होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो क्रॉप्स है, दोनों ही क्रॉप्स जो है, स्पेशली राइस, उसमें बहुत ज्यादा वाटर जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो कई प्रैक्टिसेस की जाती हैं फ्लडिंग करने की, ठीक है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज किया जाता है, ओके। और भी कई ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, राइट, जैसे फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज किया जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आपके वॉश ऑफ होके जाते हैं पानी में, यूट्रोफिकेशन वगैरह ये सब परेशानियां होती है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है कई बार। सो ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ राइस एंड व्हीट सिस्टम, right? Lack of diversification of agriculture, now this is also a major problem, okay? Higher cost of production and less remuneration। तो देखा गया है कि जैसे जैसे शुरुआत में तो आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को राइस और व्हीट ग्रो करने के लिए, अच्छी ग्रोथ हो रही, बट धीरे धीरे लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है कम होते जा रही, क्योंकि वहां पे ये एग्रो क्लाइमेटिक पैटर्न के हिसाब से सूटेबल नहीं है कई जगह पे जहाँ पे ये ग्रो किया जा रहा है, राइट। तो धीरे धीरे क्या होता है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो इसका मतलब फार्मर को क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से उतना ज्यादा फर्टिलाइजर, उतना ज्यादा पानी लगाना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर की बढ़ गई, जबकि एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है राइस एंड व्हीट, तो इसका जो है मार्केट में प्राइस जो है कम हो रहा है, राइट। सो रेन्यूमरेशन कम हो रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है फार्मर के लिए। सो दिस इज अगेन इट लीड्स टू जो हम जानते हैं कि फार्मर्स की जो है इनकम जो है रिड्यूस कर रहा है, फार्मर्स को जो है ये डिस्ट्रेस में पुट करता है, ठीक है। सो फार्म डिस्ट्रेस, ओके। सो ये जो है दिस इज सो बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल रीजंस एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस, सो दोनों इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रीजंस एंड ऑल्सो न्यूट्रिशनल रीजंस भी आप बोल सकते हो कि देयर इज लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो दूसरी चीजें नहीं मिलती। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस सिस्टम हैज बिकम बिग। सो आप करोगे क्या, डाइवर्सिफाई करो, राइट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, जिसमें आप बोल सकते हो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर की चीजें हम कहाँ से पढ़े। तो देखो इसमें ये सारी चीजें जो हैं, आप कोई भी कोचिंग का वैल्यू एडेड मटेरियल उठा सकते हो, या फिर जो बुक्स मैंने आपको पहले बताई वो पढ़ो, और थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लो, वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। सो जो कल बोला है वही चीजें आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन हमारा टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन आ गया कि कैसे हम वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम्स को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड व्हाई वी नीड टू इंप्रूव, बिकॉज
डिप्लीटिंग सिनेरियो मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया में वाटर डिप्लीट हो रहा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। ठीक है, सो ये फैक्ट या डेटा आप सबके लिए होमवर्क है, और आप सब बताइए कमेंट्स में, बताइए मुझे कि क्या है कि मतलब पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या थी और आज क्या थी। जब आप ये फैक्ट्स देखेंगे आपको रियलाइज होगा कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ओके, सो डिक्लाइन हो रही है, सो एग्जिस्टिंग वाटर स्टोरेज, यही फैक्ट आपको यूज करना है, राइट। और बताना है कि, और दूसरी चीज ये बताना है कि एग्जिस्टिंग वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में बताना है आपको कि क्या सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं, वाटर स्टोरेज क्या यूज किया जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा एक ब्रीफली की प्रॉब्लम क्या है। सो वाटर स्टोरेज के साथ प्रॉब्लम क्या है, देयर इज इनसफिशिएंट, कंट्री में इनसफिशिएंट वाटर स्टोरेज है। दूसरी चीज, जो स्टोरेज एग्जिस्टिंग है उसमें सिल्टेशन हो जाता है, तो फिर से उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाता है। तीसरी चीज, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है वाटर स्टोरेज की। इरिगेशन सिस्टम्स की प्रॉब्लम ये है कि इनइफिशियंट है, इनइफिशियंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे फ्लड इरिगेशन। सो फ्लड इरिगेशन मतलब बेसिकली आप फील्ड्स को पानी से फ्लड कर देते हो, राइट। सो इसको बड़ा ही इनएफिशिएंट तरीका माना जाता है इरिगेशन का। क्यों? क्योंकि देखो, पानी जब आप फ्लड कर देते हो तो उसमें से इफेक्टिवली बहुत कम पोर्शन पानी होता है जो प्लांट्स यूज करते हैं, बाकी सारा पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट। और साथ में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि सेलेनाइज, सॉइल की सेलेनाइजेशन की, पानी इवेपोरेट होता है, उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, तो इससे सॉइल सेलेनाइज हो जाती है, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है, या एग्रीकल्चर जो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो ये एक मेजर रीजन है। ठीक है, दूसरा इरिगेशन सिस्टम के साथ क्या है कि इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज हाई एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, और वाटर का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो ये हमने प्रॉब्लम्स बता दी। अब मेजर्स, यहाँ पे मेजर्स पूछा था, बट अगेन 250 वर्ड्स का है, तो ब्रीफली आपको प्रॉब्लम्स भी बतानी। अब सजेशंस में फार्म पॉन्ड्स बनाया जाए, लोकलाइज्ड वो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लोकल मतलब एक फार्म के अराउंड ही लोकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। माइक्रो इरिगेशन यूज प्रमोट किया जाए, पर्टिकुलरली ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर प्रमोट किया जाए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रमोट किया जाए, राइट। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब एग्जैक्टली जो जितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है प्लांट को उतना ही उसको इनपुट दिया जाए। इनफैक्ट यहाँ पे आप फर्टिगेशन की भी बात कर सकते हो। ठीक है, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो करना चाहिए। फर्टिगेशन, सो फर्टिगेशन की बात करी ली, टू प्रिवेंट रन ऑफ फर्टिलाइजर्स टू वाटर सोर्सेज, एंड डीसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स एंड डैम्स। सो नाउ अगेन ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट अगर आप अपने आंसर में इन सबको भी एक्सप्लेन कर दो तो एक डिसेंट हो जाएगा। इसके अलावा बट आई वुड रिकमेंड कि आप और सोचिए कि और क्या क्या जो है इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं हमारे वाटर स्टोरेज में और हमारे इरिगेशन सिस्टम्स में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे। पूछा गया है कि कैसे ये हेल्पफुल है इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है क्या, दैट व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सो बेसिकली एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम है जहाँ पे जहाँ पे बेसिकली लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और जे साइकिल, जैसे आप देख सकते हैं ना, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और जो आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन, दोनों को इंटीग्रेट किया जाता है, राइट। और इंटीग्रेट फिश एंड लाइव स्टॉक, सो बेसिकली लाइव स्टॉक में फिश भी आ जाती है, तो फिश और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाता है विद क्रॉप प्रोडक्शन। कैसे? तो जो लाइव स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं तो लाइव स्टॉक का भी कुछ जो है वेस्ट वगैरह निकलता है। जैसे काऊ है, काऊ क्या देती है, मान लो काऊ है, काऊ देती है आपको मेन्योर, काऊ डंग जो मेन्योर होता है, वो मेन्योर आप यूज करोगे अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। वो क्रॉप्स ग्रो करके कई बार क्या देंगी, रेसिड्यूज, वो रेसिड्यूज यूज होंगे एज फॉर्डर फॉर दी काउ। सो आप देख रहे हो, इट इज एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, और इट इज अपोजिट ऑफ मोनोकल्चर अप्रोच। सो ऑब्वियसली कैसे सस्टेन करेगा, तो इसके बेनिफिट्स बताओगे तभी आपको पता चलेगा कैसे सस्टेन करेगा। सो पहली चीज है कि बेटर रिसोर्स यूज इन इफिशियंसी। सो अगर इंटीग्रेट नहीं करते तो नॉर्मली उसको फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं फार्मर को, बट यहाँ पे काउ का मैन्योर भी यूज कर सकता है विच इज ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक होगा। सो वो जो है आपका एक प्रॉब्लम होती है जो फर्टिलाइजर्स यूज करने में सॉइल सेलेनाइजेशन की, वो नहीं होगी। लेस इनपुट कॉस्ट, फार्मर का इनपुट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है कि लाइफ स्टॉक का भी प्रोडक्शन हो रहा है और आपकी क्रॉप का भी प्रोडक्शन हो रहा है एक ही सेम पीस ऑफ लैंड से। तो सेम पीस ऑफ लैंड पे आपका लाइफ स्टॉक भी प्रोड्यूस होता है और काउ काउ भी। फार्मर के लिए इनकम भी बढ़ जाएगी, काउ से मिल्क मिल जाएगा और क्रॉप तो वो बेचेगा ही।
ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्कलेस। मान लो उसकी क्रॉप जो है फेल हो गई, तो भी काऊ तो है उसके पास, गाय का दूध बेच के तो अपने आप को सस्टेन कर ही सकता है, राइट। एंड लाइफ स्टॉक एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया। एंड रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन, सो सॉइल का डिग्रेडेशन भी रिड्यूस होता है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो जाता है। सो इन बेनिफिट्स के कारण जो है इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नाउ चैलेंजेस क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसको लेके कि कैसे किया जा सकता है, क्या 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 प्रैक्टिसेस होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके, कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैसे करें हम अडॉप्ट, यही नहीं लोगों को पता। प्लस सपोर्टिव पॉलिसीज नहीं है, ठीक है, इनिशियल कैपिटल नहीं है लोगों के पास कि वो लाइफ स्टॉक खरीद सके, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जब वीक है तो अगेन कितना भी ज्यादा प्रोड्यूस कर ले, अच्छा प्रोड्यूस कर ले, उनको उसका रेन्यूमरेटिव कॉस्ट नहीं मिलता। जब तक एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा तब तक फार्मर को जो है रेन्यूमरेटिव कॉस्ट नहीं मिलेगा। So again, integrated farming system is an alternative development model to improve feasibility of small size farms. So हम जानते हैं, ये क्यों बोला हमने small size farm, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में मैक्सिमम फार्म्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फार्म्स स्मॉल एंड मार्जिनल, यानी लेस देन 2 एकड़। तो ज्यादातर फार्म्स कितने, ज्यादातर मतलब कितने, इट्स अराउंड समवेयर अराउंड 80 to 85%। तो इंडिया में 80 to 85% फार्म्स जो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल है, यानी 2 एकड़ से कम है, और उनके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विल मेक देयर फार्म्स मोर इकोनॉमिकली फीजिबल और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। दोनों चीजों से देखना है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी। सो क्या करना चाहिए, वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंसेंटिवाइज द अडॉप्शन, की फार्मर्स को इंसेंटिव दिया जाए कि वो अडॉप्ट करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। मूविंग ऑन नाउ अगेन, ये क्वेश्चन ऐसा है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट पे, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं न्यूज में था तभी ये क्वेश्चन आया, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज रैंडमली नहीं आता। बट अगर जेनरिक नॉलेज भी है तो भी आप बता सकते हो, इलेबोरेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज, ठीक है, कि कैसे जो एरियाज हैं जहां वाटर का स्ट्रेस है, जहां पानी की कमी है, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कैसे हमारा नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है काम कर रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज में था इसलिए आया, बट अगेन फिर भी हम देख लेंगे। तो क्या है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट का, एम इज टू इम्प्रूव कंजर्वेशन आउटकम्स, एग्रीकल्चर यील्ड्स इंप्रूव की जाए, ठीक है, और इफेक्टिव प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जाए, राइट, जिससे वाटर भी कंजर्व हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि वाटर शेड क्या है। तो एक एरिया होता है कि जिसके अंदर एक वाटर शेड, एक बेसिकली पार्सल ऑफ एरिया हो गया कि जिसके अंदर सारी जो वाटर जो फॉल कर रहा है, रेनफॉल वगैरह सब कुछ एक कॉमन एरिया से जो है ड्रेन ऑफ करता है, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो आपका है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, हर खेत को पानी, दैट इज एक्सटेंडिंग इरिगेशन टू ईच फार्म, एंड मोर क्रॉप पर ड्रॉप। देखो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर यू ऑनली, की क्योंकि हो सकता है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ ये जो प्रोग्राम था इसका एम क्या है, टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, वेजिटेटिव कवर एंड वाटर। सो देखो इसमें वाटरशेड प्रोग्राम है, बट जब हम कई बार सोचते हैं कि वाटरशेड का मतलब वाटर रिलेटेड मेजर्स ही नहीं, वाटरशेड होलिस्टिक होता है, उसमें उस एरिया की सॉइल, वेजिटेटिव कवर और वाटर तीनों को जो है इंप्रूव करना एम है इस प्रोग्राम का। सो आउटकम से यार कि सॉइल रन ऑफ नहीं होगा तो ऑब्वियसली, और सॉइल लॉस नहीं होगा तो ऑब्वियसली, जब सॉइल रन ऑफ और लॉस नहीं होता तो फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहती है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन का रीजनरेशन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर टेबल का रिचार्ज होना। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने सबसे शुरू में पढ़ा था क्या है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये देखो रिपोर्ट्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में रखना, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट के डेटा उनकी क्या जो प्रॉब्लम्स है ग्राउंड वाटर को लेके, इसने बताया था कि ग्राउंड वाटर का जो है इज रैपिडली डिप्लीटिंग। सो ये प्रॉब्लम बताई थी, तो दिस प्रोग्राम विल हेल्प इन दैट, ओके। इनेबल्स मल्टी क्रॉपिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज, एंड अल्टीमेटली इस सब का फायदा क्या है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको जो लाइवलीहुड हो जाता है उनका सस्टेनेबल हो जाता है, ठीक है। नाउ अगेन ये प्रोग्राम के बारे में ये है कि कंजर्वेशन इज टू बी गिवन प्रायोरिटी।
सो प्रायोरिटी किस पे कि हम कंजर्व करें, राइट, जो है एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन प्रिवेंट करें, और सॉइल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें, और उस कंजर्वेशन के थ्रू ही आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, प्लस लाइवलीहुड भी बेटर होंगे, ठीक है। सो ये ओवरऑल आपके प्रोग्राम के बारे में था। अब इसके इम्पैक्ट के बारे में आ जाते हैं। जो हमें बताना है वाटर कंजर्वेशन है कि कंजर्व होगा वाटर, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ग्राउंड वाटर लेवल्स में डिक्लाइन जो हो रहा है वो चेक कर पाएंगे हम, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, ओके। एंड दीज ऑल इम्पैक्ट आर समथिंग जो गवर्नमेंट खुद से टारगेट कर रही है, और काफी कुछ हमें नीड है अभी इस टाइम में। फार्मर की इनकम हमें इंक्रीज करना है, ग्राउंड वाटर के डिक्लाइन को अरेस्ट करना है, फार्म एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, ठीक है। एंड बेटर सोशल इंडिकेटर्स ओवरऑल की पॉवर्टी रिडक्शन, कॉम्बैटिंग हंगर, बेटर सैनिटेशन, बेटर हाइजीन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी में हेल्प करेगा। लास्टली इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग माइग्रेशन, ठीक है। सो ये जो है आपका इसका इम्पैक्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। सो अगेन ये करंट अफेयर्स बेस्ड था। बेसिकली सिक्किम को टैग मिला था फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट का, तो उसके बेसिस पे ही आपसे पूछ लिया कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स कैसे हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्किम को टैग मिला, तो सिक्किम को टैग क्यों मिला ये नहीं पूछा, ये पूछा कि ऑर्गेनिक स्टेट या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो टैग मिला, तो ऑर्गेनिक स्टेट बनने के बेनिफिट्स क्या हैं उस पर पूछा। तो समझ रहे हो, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, नॉट फ्रॉम अ फैक्चुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो बेनिफिट्स, ऑब्वियसली पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो बताओगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे दी है, ठीक है। इट अवॉइड, बेसिकली एक टाइप की फार्मिंग है जो अवॉइड करता है यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल इनपुट्स, राइट। रादर ये किस पे रिलाई करता है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यू, एनिमल मैन्योर्स, लेज्यूम्स, ग्रीन मैन्योर, फर्टिलाइजर, इन सब पे रिलाई करता है, ठीक है। नाउ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स आप बता सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कि जो सॉइल डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स वगैरह ये केमिकल्स यूज करने पर होता है, वो उसको चेक करता है, राइट। वाटर बॉडीज का पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कम यूज होंगे तो उनका रन ऑफ नहीं है, तो वाटर्स का पोल्यूशन नहीं होगा। सॉइल की फर्टिलिटी इन अ लॉन्गर होराइजन, राइट। शॉर्ट टर्म में तो कोई भी बोलेगा कि फर्टिलाइजर डाल दो तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, बट लॉन्गर टर्म में जो देखा जाए तो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। बट जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज होती है या रिटेन रहती है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट हेल्थ। सो ये कुछ जो है बेनिफिट्स हैं, राइट, ऑफ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। अब आ जाओ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो ऑब्वियसली सबसे बड़ा ये है कि एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, तो वहां का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिक टैग आप सब जानते हो, आप सब देखते होगे फूड प्रोडक्ट्स में, आप देखते हो जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू वो मार्केट में ज्यादा महंगा बिकता है कंपेयर टू नॉर्मल प्रोड्यूस, राइट। सो एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस बढ़ जाता है, तो फार्मर इनकम बढ़ेगी। प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग में लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो इनपुट कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्टिविटी भी लॉन्गर होती है, ठीक है, ज्यादा होती है लॉन्गर टर्म में। और ये टैग मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा कंपनीज विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द फार्मिंग इन दी स्टेट, ठीक है। और गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन भी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स आप गवर्नमेंट का आपको अगर नहीं पता हो तो टॉप 3 सब्सिडीज में फर्टिलाइजर की सब्सिडी, टॉप 3 सब्सिडीज में जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो टॉप 3 सब्सिडीज में आती। तो अगर फर्टिलाइजर यूज करना कम करेंगे लोग तो गवर्नमेंट को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, राइट। फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी और सोशल, उसके कारण सोशल इंडिकेटर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पे। नाउ अगेन कई लोगों को लगा बड़ा रैंडम क्वेश्चन है, राइट, और था भी रैंडम क्वेश्चन। इसने पूछा कि असेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन बूस्टिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ द हॉर्टिकल्चर फॉर्म्स। तो इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए, मतलब ये जब भी आंसर कर पाओगे जब आपको पता होगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के मतलब क्या जो है मेजर चीजें हैं, मेजर क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या जो है इस मिशन के अंदर करा जा रहा है जिससे प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन जो है बूस्ट हुई है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई है और इनकम बूस्ट हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज आपको फिर बताना होगा कितना सक्सेसफुल रहा है, राइट। सो हाउ सक्सेसफुल इट हैज बीन। तो देखो, पहले नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में समझते हैं। सो इसका एम था कि एक होलिस्टिक ग्रोथ हो इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। क्यों हॉर्टिकल्चर सेक्टर की होलिस्टिक ग्रोथ करनी है, राइट। हॉर्टिकल्चर सेक्टर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स वगैरह ये जो सब होता है ना, एक क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स के अलावा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो पेरिशेबल गुड्स वगैरह आते हैं,
ये मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। सो हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ इसलिए क्योंकि हमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है, और हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, मतलब ज़्यादा महंगे में बिकती है, राइट। तो इसीलिए इस सेक्टर की ग्रोथ चाहिए हमें, राइट। और उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, रिज एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी। मान लो कोई जगह है जहां पे मैंगो ज्यादा ग्रो हो सकता है, तो वहां के लिए मैंगो के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लाएंगे कि क्या कर सकते हैं कि मैंगो का प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, और मैंगो बिक के जो है इनकम बढ़े हॉर्टिकल्चर फार्म्स की। कहीं जो है कहीं गुआवा होगा, तो उसके लिए उस पे वहां पे उसके स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लाएंगे, ठीक है। सो कंसिडरिंग दी कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ ईच स्टेट एंड देयर डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक फीचर, मतलब जहां पे जो क्लाइमेट के हिसाब से जो चीज जहां पे बेस्ट ग्रो हो सकती है एज पर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, उसी पे फोकस करके उसी को बूस्ट करने की जो है कोशिश की जाएगी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में। और इम्पोर्टेंस क्या है, सो बेटर इनकम, जैसे मैंने बताया कि जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो जो प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा महंगा बिकता है कंपेयर टू वीट, राइस, ऐसी क्रॉप्स। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होती है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, डिमांड विल बी देयर, ठीक है। सो देर इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो, सो एंड ऑल्सो इट विल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स वगैरह होगा, तो दैट वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ क्या एक्टिविटीज दी जाती थी इस मिशन के अंदर, क्वालिटी जर्म प्लाज्म दिया जाता था, प्लांटिंग मटेरियल एंड वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी प्रमोशन एंड एक्सटेंशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यानी इसमें पूरा आप देख रहे हो कि ग्रो जर्म प्लाज्म, मतलब आप सीड देते थे कि जो ये सीड लो, ऐसे ग्रो करो, इस टाइप से इसको इरिगेट करो, राइट। इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करते थे, ये टेक्नोलॉजीज आप यूज करो, फिर ग्रो होने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में भी हेल्प करे, मतलब पूरा पूरी चेन, पूरी अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है फार्म्स को हेल्प किया जा रहा है, ताकि उनकी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है इनहेंस हो सके, राइट। और असेसमेंट देखें तो आज की डेट में जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ओवरटेकन क्रॉप प्रोडक्शन, सो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। एंड इट हैज लेड टू एक्सपांशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एरिया, मतलब जो एरिया पहले जो है मान लो कम था जो जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, अब ज्यादा ज्यादा फार्म्स जो हैं, नए नए फार्म जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने लग रहे हैं, राइट। ना प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज हुआ है, बट अगेन जो डिजायरेबल लेवल थी जितना ज्यादा होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, सो देर इज स्टिल स्कोप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। दूसरी चीज देखो, इम्पैक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ हॉर्टिकल्चर आउटपुट इज इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस लेवल ऑफ द प्रोग्राम, राइट। यानी इस प्रोग्राम का एक सक्सेस लेवल का इंडिकेटर यही होगा कि जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो इंक्रीज हुआ है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, उसको देखते हैं। सो दैट जीवीओ ऑफ हॉर्टिकल्चर ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो है, जो 70% से इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2003-4 टू 2013-14, ठीक है। सो इतना ज्यादा जो है आपका इंक्रीज हुआ है। सो अगेन जब इतना इंक्रीज कर दिया है, सो समवेयर वी कुड से कि सर्टेनली टू सम एक्सटेंट दिस हैज बीन सक्सेसफुल, राइट। सो पीएचएम एंड क्रिएशन ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली, राइट। सो अगेन बट अगेन यहाँ पे जो है हमें जो है मार्केटिंग वाले एरिया पे जो लास्ट एस्पेक्ट है इसका, उसमें हमें अभी भी जो है फर्दर इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन, हाउ हैज एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है, इन रीसेंट पास्ट, इलेबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। सो आपको पहले बताना होगा कि कैसे कुछ क्रॉप्स पे जो है ज्यादा एम्फेसिस रहा था, राइट। वो कौन सी क्रॉप्स थी, राइस एंड व्हीट थी, राइट, एंड दैट लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स, उसके कारण अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गए। न्यूट्रिशन आउटकम्स पूरे, क्योंकि डाइट जो है डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी देयर वाज लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। फूड इन्फ्लेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप, जैसे पल्सेस के केस में, सो पल्सेस इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसके कारण फूड इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। एंड फार्मर्स की इनकम भी जो है लो रही, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ी जा रही है, और जो है जो मतलब इनको प्रोडक्शन का जो पैसा मिल रहा है, रेनोवेशन मिल रहा है, वो कम है, ठीक है। फूड सब्सिडी बिल भी बढ़ा जा रहा है इंडिया का, राइट। सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो चेंज हुआ था, जिसमें ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन जो राइस एंड व्हीट के फेवर में मेजर चेंज हुआ था। तो प्रॉब्लम्स हमने बता दी। अब आगे चलते हमें बात करनी है मिलेट्स के बारे में। यू नो आपको बताना है कि क्यों मिलेट्स पे इंफेसिस है, वाई दी इंफेसिस ऑन मिलेट्स, ठीक है। तो पहले समझिए मिलेट्स होता क्या, व्हाट इज मिलेट्स। सो दे आर हाईली वेरिएबल
स्मॉल सीडेड ग्रासेस ना, बहुत अलग अलग स्मॉल सीड्स की ग्रासेस है, और वेरिएबल मतलब अलग अलग टाइप के, ज्वार, बाजरा, रागी, राइट। सो ये अलग अलग टाइप के मिलेट्स हो सकते हैं, एंड दे आर ग्रोन एज सीरियल क्रॉप्स, राइट, या तो ह्यूमन फूड के पर्पज के लिए या एज फूडर के पर्पज के लिए। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया मिलेट्स। अब मिलेट्स प्राय एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बतानी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया में जो है मिलेट्स का भी काफी प्रोडक्शन होता है, बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन सारा प्रोडक्शन जो राइस व्हीट पे शिफ्ट हो गया, और मिलेट्स और उसके बेनिफिट्स को लोगों ने इग्नोर कर दिया, और मिलेट्स का प्रोडक्शन काफी कम हो गया, राइट। तो अगर फैक्ट चाहिए आपको, डेटा चाहिए, तो आप बताओ कि बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन मिलेट्स मेड अप 40% ऑफ द कल्टीवेटेड ग्रेन्स। ठीक है, जो सारी ग्रेन्स कल्टीवेट होती थी उसमें से 40% जो है मिलेट्स का था, दैट इज मोर देन व्हीट एंड राइस। ओके, बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन मिलेट्स वर प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी मोर देन व्हीट एंड राइस, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से व्हीट राइस इनका प्रोडक्शन डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, बट मिलेट्स का प्रोडक्शन उतना ही रहा है या फिर इवन कम हो गया है। ठीक है, नाउ मिलेट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है, ये एक ब्रीफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी चाहिए। ये फाइबरस है कंटेंट में, हैज मैग्नीशियम, नियासिन, ग्लूटेन फ्री एंड हाई प्रोटीन कंटेंट, तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं, राइट। सो इसीलिए एम्फेसिस है मिलेट प्रोडक्शन पे, बिकॉज लेस रिसोर्स इंटेंसिव और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है इनकी, राइट। सो दे आर स्टर्डी क्रॉप्स, इनको इतना इनपुट नहीं चाहिए, दे आर कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रियस। सो हेल्दी डाइट के लिए और जो है मेल न्यूट्रिशन वगैरह कॉम्बेट करने के लिए मिलेट्स पे फोकस करना है, राइट। दे विल ऑल्सो, अगर आप मिलेट्स ग्रो करोगे तो जो प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर और राइस सिस्टम की, उसको अगर मॉडरेट कर दोगे तो मिलेट्स में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सॉइल सैलिनिटी, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, राइट। एंड ऑल्सो आप दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ साइन when grown in conjunction with other crops, right? So intercropping वगैरह में जो है मिलेट्स आप ग्रो कर सकते हो, तो इट विल हेल्प इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ साइल, राइट। नाउ कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो भी जो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मिलेट्स के लिए, इसलिए मिलेट्स पे जो है एम्फेसिस है। ठीक है, नाउ क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं? सो प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एज न्यूट्रिसीरियल अंडर राष्ट्र कृषि विकास योजना, एक गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स है। तो एक स्कीम ये भी है कि मिलेट्स को क्या एज न्यूट्री सीरियल्स, मतलब न्यूट्रिशियस सीरियल्स जो है प्रमोट किया जा रहा है, ताकि ज्यादा ज्यादा डिमांड हो। डिमांड होगी तो कॉस्ट, मतलब जो है लोग ज्यादा पे करने को तैयार होंगे, ज्यादा पे करने को तैयार होंगे तो फार्मर्स जो है मिलेट्स ग्रो करेंगे। Now, initiative for nutritional security through intensive millets promotion, ठीक है, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018, एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग मिलेट्स एंड ब्रांडिंग देम एज सुपर फूड्स। सो मिलेट को सुपर फूड्स की तरह ब्रांड किया जा रहा है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड। तो आप देख रहे हो राइस एंड व्हीट, सो मेजर क्रॉप्स में क्रॉपिंग पैटर्न में कौन सी क्रॉप बार बार आ रही है? तीन ही आई है अभी तक, राइस एंड व्हीट और एक मिलेट्स, ठीक है, राइस व्हीट एंड मिलेट्स, राइट, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ज्यादा ग्रो होती है और इस पे जो है गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। So what are the major reasons for declining rice wheat and wheat yield? और जितने पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसमें काफी कुछ कंटेंट हमें मिलेगा जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। एंड हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल, तो यहाँ मिलेट वाला पॉइंट लिख दो, राइट। सो इसीलिए देखो मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना, उसको जहां पे मैंने जो जितना आपको बताया वो पॉइंट्स आपके लिए काफी हैं, उनको थोड़ा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट अगर आपको उसके बियॉन्ड लगे तो थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च कर लेना उन चीजों को, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ से राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, ओके। क्योंकि देखिए ये भी नहीं क्लेम कर सकता मैं कि 2 घंटे में मैं आपको पूरा जो है एग्रीकल्चर वाला चैप्टर कर सकता हूँ, बट ये बोल सकता कि 2 घंटे में मैं आपको इतना करा रहा हूँ कि आप ये चीजें अगर इंटरनेट पे थोड़ा बहुत सर्च कर लोगे 1-2 दिन यहाँ पे और थोड़ा एडिशनल करके अपने नोट्स बनाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी राइस और व्हीट सिस्टम की, मेजर रीजन तो क्यों डिक्लाइन कर रहा है यील्ड इनकी, राइट, ओवर टाइम, एंड देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्पफुल करेगा। तो मिलेट्स पल्सेस का एग्जांपल दो, पल्सेस और वो जो है क्रॉप रोटेशन में ग्रो कर सकते हैं हम, राइट, विच कुड रीस्टोर जो लेज्यूम्स होते हैं दैट कुड रीस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो देखते हैं, सो क्या क्या रीजन है डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड के? अनसूटेबल एग्रो क्लाइमेट पैटर्न्स, राइट, और डिक्लाइनिंग आप बोल सकते हो डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर, राइट, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेस
यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स प्लस बिकॉज ऑफ ऑल्सो कि जो है मतलब जो सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है ये ग्रो करना जहां पे ये ग्रो किए जा रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज अनदर मेजर रीजन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ये सब जो है, जिसके कारण जो है राइस और व्हीट की जो है क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसकी यील्ड जो है डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। फार्म होल्डिंग्स बहुत छोटे छोटे स्मॉल है जो हमने डिस्कस किया, जो है 80 to 85% फार्म होल्डिंग्स क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल। तो ऐसे स्मॉल फार्म्स में जो है मतलब मशीन्स एग्रीकल्चर मशीन्स वगैरह यूज करना ये करना इतना फिजिबल नहीं रहता, राइट। वाटर अवेबिलिटी का डिक्लाइन हो रहा है, ये भी एक पॉइंट है। नाउ अगला है बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, की कैसे जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपको जो है यील्ड स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। सो इट विल हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। इनफैक्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप बोल सकते हो कि लाइफ स्टॉक के साथ भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। चेक डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो वो लाइफ स्टॉक वाला आप चाहे तो एंड में एज अ एडिशनल सजेशन बोल सकते हो अपार्ट फ्रॉम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड चेक डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आप दे सकते हो लेज्यूम्स का एग्जांपल, जो क्या करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेज्यूम्स, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो इन क्रॉप रोटेशन में जो है एक व्हीट राइस का क्रॉप विद दीज लेज्यूम्स ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। मोर डाइवर्सिफाइड होते हैं तो रिस्क लेस होता है जितना भी, क्योंकि एक क्रॉप फेल हुई तो एटलीस्ट दूसरी क्रॉप तो सक्सेस रहेगी, राइट। पेस्ट प्रोटेक्शन भी होता है, ठीक है, जब डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स होती हैं। वाटर इंटेंसिव भी लेस होंगे, एक क्रॉप जो है आपका चलो राइस से वाटर इंटेंसिव है, दूसरी क्रॉप जो है लेस वाटर इंटेंसिव हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई मिलेट लगा सकते हैं या कोई पल्सेस लगा सकते हैं, ओके। सो ये जो है एक इस तरीके से जो है आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है विल हेल्प इन स्टेबलाइज द यील्ड ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम। अगला अगेन आप देख रहे हो वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम, वाटर यूज इफिशियंसी। तो व्हाट इज वाटर यूज इफिशियंसी और कैसे माइक्रो इरिगेशन हेल्प करेगा इन इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशियंसी। आई होप आप समझ रहे हो, एक ही चीज पे बार बार अलग अलग तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सो वाटर यूज इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे पता चल गया तो आगे जाके भी आपको क्वेश्चन आएगा, एज अ सजेशन आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। इन कंक्लूजन या सजेशन में आप बोल सकते हो, राइट, कि आगे मान लो आगे की इरिगेशन की प्रॉब्लम ये है तो आप फिर उनकी प्रॉब्लम बता के एज अ सजेशन बोल सकते हो कि वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ानी चाहिए, राइट। सो क्या है वाटर यूज इफिशियंसी? इज मेजर ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स, किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम की कैपेसिटी टू कन्वर्ट वाटर इनटू प्लांट बायोमास और ग्रेन, कि कितना पानी लगता है टू कन्वर्ट इट टू प्लांट बायोमास और ग्रेन। कम पानी में ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होती है देन इट इज इफिशियंट, अगर ज्यादा पानी में कम क्रॉप्स ग्रो होती है देन इट इज इनएफिशिएंट, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स बोथ यूज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन सॉइल एज वेल एज रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ठीक है। एंड कैसे माइक्रो इरिगेशन आपका वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाएगा? इट विल रिड्यूस वाटर कंजम्पशन एंड वेस्टेज कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। सो फ्लड इरिगेशन में बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वेस्टेज होता है, राइट, उसको रिड्यूस कर देगा। और ये फैक्ट भी दे सकते हो आप डेटा की, वाटर यूज की इफिशियंसी जो है इट इज 90%। कितना हाई है? एज हाई एज 90% है कंपेयर टू कन्वेंशनल इरिगेशन मीन्स की 35। तो ये फैक्ट है, यू कुड यूज इट इन योर अदर आंसर्स ऑल्सो। आगे जाके अगर आपको यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आए इरिगेशन पे, कि जो माइक्रो इरिगेशन है उसकी इफिशियंसी ऑफ वाटर यूज कितनी है? 90%। और माइक्रो इरिगेशन को छोड़ के जो दूसरे हैं, ट्यूबवेल इरिगेशन, ये सब इरिगेशन है, उसकी वाटर यूज इफिशियंसी कितनी है? 35%, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितना ऑलमोस्ट कितना ज्यादा अंतर है, ठीक है, 55% का अंतर, राइट। ऑल्सो डायरेक्ट और कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन होता है रूट जोन पे अंडर माइक्रो इरिगेशन, सो उससे बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। वी कैन ऑल्सो डू फर्टिगेशन देयर, राइट। सो फर्टिगेशन में क्या होगा कि बहुत अच्छे से जो आपका फर्टिलाइजर भी अप्लाई होगा। सो अगेन प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली सेम अमाउंट ऑफ वाटर में जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। जब फर्टिलाइजर भी बेटर उसमें जो है आपके अप्लाई कर पाओगे आप फर्टिगेशन में, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर में आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा। क्यों? फ्लड इरिगेशन में तो पंप खोल के छोड़ देते हैं ताकि पूरा फील्ड जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है वो फ्लड हो, बट इसमें जो है इतना ज़्यादा पानी नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी जो है कम होगा। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर वाटर यूज इफिशियंसी मतलब सेम वाटर में हम ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट मीन्स फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम इनपुट्स में ज़्यादा कर पा रहा है वो। सो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्म की इनकम भी बढ़ेगी।
और रन ऑफ की भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी रन ऑफ की, सॉइल इरोजन की, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की, सॉइल सैनिटाइजेशन की, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Next question is on allelopathy. That what is allelopathy and discuss its role in major cropping systems of irrigated agriculture. Now allelopathy again ये एक डाइसी सा क्वेश्चन था, ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी आ जाते हैं यूपीएससी में, तो प्लीज इसके चक्कर में मत पढ़ना ज्यादा। सो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। सो एलोलोपैथी बेसिकली एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस one or more biochemicals that influence germination, growth, survival and reproduction of other organisms। कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट, बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स, बायोकेमिकल्स। इसको हम बोलते हैं एलोलोपैथी। सो एलोलोकेमिकल्स कहा, ऐसे केमिकल्स जो ये बायोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं, ये किन 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 ऑर्गेनिज्म में फाइंड होते हैं? फ्लावर्स, स्टेम, लीव्स, राइट, इन जगह पे फ्लावर्स होते हैं। और ये जो है हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं ताकि जो दूसरी हमारी क्रॉप्स है वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ हो उनकी, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन हो, राइट। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज इन वीड एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ओके, बेटर इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन टू गिव बेनिफिशियल रिजल्ट। मतलब एक क्रॉप आपकी नॉर्मली, एक क्रॉप ऐसी ली जिस जो ऐसे एलएलओ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे जो दूसरी क्रॉप को जो है ग्रोथ में बेनिफिट हो, या ऐसी क्रॉप ली जिससे जो है वीड और पेस्ट को जो है मतलब जो हार्म करता है ताकि वीड और पेस्ट अटैक ना करें। तो अगेन दिस इज हाउ एलोलोपैथी हेल्प्स इन मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर। सो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ताकि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज रिड्यूस हो जाए, एंड इट कैन हेल्प रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ओवरऑल। सो ओवरऑल ये रिस्क को रिड्यूस कर देगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी जेनरिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर में इट टुक प्लेस इन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें दो मेजर तो आप जानते होंगे, ग्रीन एंड व्हाइट। इसके अलावा भी दूसरे कुछ हैं जो विच टुक प्लेस, सो यू नीड टू टेल अबाउट देम, ओके। सो ग्रीन व्हाइट आप इनके बारे में बताओ ना। इनके बारे में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। इनफैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का हमने पीछे भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन वगैरह इस पे फोकस था ताकि जो है प्रोडक्टिविटी कौन से राइस और उसकी बढ़ जाए, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन, सो दिस यू शुड ऑल्सो नो। सो मेजर आप बताओ, गोल्डन गोल्डन रेवोल्यूशन, फिर अदर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर, येलो, रेड येलो। सो ये सारे रेवोल्यूशन आपको बताने होंगे, ठीक है। एंड हाउ दीज रेवोल्यूशंस हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन का एग्जांपल लेके बता दीजिए कि जो है उसने फार्मर्स की इनकम बढ़ा दी, सो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई, राइट। व्हाइट रेवोल्यूशन आया, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, सबको मिल्क मिला तो फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। सो फूड सिक्योरिटी आ गई, राइट, और फार्म इनकम्स बढ़ गई, ठीक है। एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया तो जो एग्रीकल्चर में रिस्क है वो रिड्यूस हो गए, ओके। एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे लाए? सो जो जैसे आपको मिल्क का बताया ही है, इसी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन का बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे बड़ा था, राइट, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया जो है फूड के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट था, इंडिया इंपोर्ट करता था फूड, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड प्रोडक्शन में। सिमिलरली व्हाइट रेवोल्यूशन में जो है मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बना, और फिर जो है न्यूट्रिशनल जो नीड्स हैं जो है मिल्क के थ्रू वो पूरी करने लगा, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सो अगेन एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो क्या होती है? पॉवर्टी एलिवेशन, ओके। एम्प्लॉयमेंट एलिवेट्स पॉवर्टी, इनफैक्ट फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आएगी तो वो भी पॉवर्टी को एलिवेट करेगी। वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, राइट, वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प किया है। सो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से ये जो रिवोल्यूशंस जो डिफरेंट डिफरेंट आए, इट दे हेल्प इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। नाउ नेक्स्ट है, हाउ कैन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हेल्प फार्मर्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। तो ये आपका काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। डिजिटल इंडिया जब लॉन्च किया गया था, बेसिकली इट्स ओनली अबाउट ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। सो कैसे डिजिटल इंडिया हेल्प कर सकता है फार्मर्स को इंप्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, एंड क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए? तो देखो, डिजिटल इंडिया का एम क्या था? डिजिटली इंपावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। सो हाउ कैन इट हेल्प फार्मर्स? तो इसमें आपको क्लियरली बताना चाहिए, एक्सटेंशन सर्विसेज जो होती हैं, बेसिकली एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होती है कि जो एग्रीकल्चर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए कि कैसे वो अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। सो इसमें जो आपकी एम किसान ऐप है वो एक तरीका है जिसमें
फार्मर्स को रियल टाइम एडवाइस मिलती है, चीजें पता चलती है कि कैसे वो एग्रीकल्चर बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है। प्लस डिलीवरी ऑफ सब्सिडी, तो आप इसमें बोल सकते हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके, ताकि सब्सिडी प्रॉपर्ली डिलीवर हो। प्राइस डिस्कवरी, इसमें आप बता सकते हो ई नाम, ई नाम आपका, एंड बेटर मार्केटिंग, अगेन ई नाम यहाँ पे आ जाएगा, प्राइस डिस्कवरी और मार्केटिंग दोनों में, राइट। यहाँ पे एक और चीज है, एग मार्क नेट हो जाएगा, एग मार्क नेट, ये भी एक है आपका, ओके। सो ये कुछ आप जो है तरीके बता सकते हो जिससे डिजिटल इंडिया हेल्प्स दी फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर फार्म प्रोडक्टिविटी और इनकम। तो प्रोडक्टिविटी मेनली थ्रू एक्सटेंशन सर्विसेज, और इनकम मेनली बाय बेटर प्राइस डिस्कवरी, उनको ज्यादा वाइडर मार्केट का एक्सेस देके, जैसे ई नाम है उसमें वो उनको बहुत वाइड मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। ना गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ई नाम, डीबीटी, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर, एनमेट, राइट, केसीसी, किसान कॉल सेंटर। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। सो इसमें जो है, नाउ दिस इज रिलेटेड टू, जो आगे जो गवर्नमेंट के रिलेटेड है, कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है, फार्म सब्सिडीज, पहला टॉपिक उस पे कि उनसे रिलेटेड सब्सिडीज से रिलेटेड क्या इश्यूज है। दूसरा है एमएसपी पे, एंड गिवन दी करंट कॉन्टेक्स्ट की एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की जा रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। इस कॉन्टेक्स्ट में एमएसपी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, कैसे इसको रिवैम्प किया गया है, और क्या इश्यूज हैं बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी के। ना यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, इकोनॉमी का मैंने जो है डेली गाइडेंस एक हमारा प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे हमने जो है बताए हैं कि क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, राइट। डेली गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर हमने जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है डेली टारगेट्स में। उसमें मैंने जो है, जब ये एग्रीकल्चर चैप्टर हम कवर कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, राइट। आई विल ट्राई टू पुट दैट डॉक्यूमेंट हियर ऑल्सो एग्रीकल्चर के लिए, ताकि आपको बेनिफिट हो उसका, ओके। इश्यूज रिलेटिंग टू बफर स्टॉक, तो आप सबको पता है इंडिया में इशू क्या है बफर स्टॉक का, कि एक्सेस बफर स्टॉक है इंडिया में। खाना जो ग्रेन्स होती है वो वेस्ट होती है, इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है जितना बफर स्टॉक बना लिया। और फूड सिक्योरिटी की क्या प्रॉब्लम है, कि फूड सिक्योरिटी, फूड बहुत सारा है बट लोगों को मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज, फूड सिक्योरिटी में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है अभी, ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, कि कैसे एनिमल रेयरिंग में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन वगैरह आ जाता है, फिशरीज हो जाता है, राइट, पोल्ट्री हो जाता है, ये सब की इसमें क्या जो है, कैसे ये जो है मतलब बेनिफिट करता है फार्मर्स को, ये समझना है। टेक्नोलॉजी मिशन में अगेन वही कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है टू बेनिफिट फार्मर्स, और लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, राइट। तो चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं। अगर पहले, अगेन जो सारे टॉपिक्स थे उसमें से दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, बाकी दूसरे रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन, अब देखिए आप पहले क्वेश्चन देखिए, फिर हम समझेंगे आगे। व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, की एमएसपी क्या है, और हाउ विल एमएसपी हेल्प रेस्क्यू फार्मर्स फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। तो देखो, दूसरा, हाउ सब्सिडीज अफेक्ट क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स। तो सब्सिडीज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी सब्सिडीज है और कैसे वो अफेक्ट करती है। जैसे सबसे बड़ा है जो प्राइस सपोर्ट देते हैं, दिस इज अगेन एमएसपी जो देते हैं, राइट, दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी। और कैसे इसने अफेक्ट किया, कि राइस और वीट के फॉर्म में मेजर होता था, तो इसलिए राइस और वीट के लिए। सिमिलरली फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज्यादा सब्सिडी दी जाती थी, तो नाइट्रोजन का एक्सेस हो गया यूज, राइट। सो अगेन इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। क्रॉप डाइवर्सिटी में जो है आप बताओगे सब्सिडीज ने जो है डिस्टॉर्ट कर दिया क्रॉपिंग पैटर्न। कुछ जो क्रॉप्स हैं उन्हीं के फेवर में, जैसे वीट हो गया आपका, राइस हो गया, ऐसी कुछ क्रॉप्स है उन्हीं के वही क्रॉप ज्यादा ग्रो की जा रही है क्योंकि उनके लिए सब्सिडी जा रही है, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स में आप बताओगे उनका, जो हमने पहले डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, क्यों, बिकॉज ऑफ द रीजंस, एंड जो उनका जो फार्मर्स का जो है रेन्यूमरेशन कम हो गया क्योंकि एक्सेस प्रोडक्शन हो गया वीट एंड राइस का, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बताओगे क्रॉप इंश्योरेंस जो है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दी वॉलेटिलिटी इन दी फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी भी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो उसके इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, इतना ज्यादा जो है वो है, मतलब रिस्क है,
क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा रिस्क है, इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है फार्मर्स को डिस्ट्रेस में जाने से प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगेन फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेलिंग से प्रिवेंट करता है। प्लस जो फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनके लिए जो है ये एक बेसिकली वो बन जाता है सेफ्टी प्राइस की मार्केट प्राइस अगर इससे नीचे फॉलो तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप बताओगे कि इशू इज कि एमएसपी पे जो एमएसपी है उस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो है लिमिटेड होता है। मतलब जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते, लार्ज फार्मर्स मैक्सिमम बेनिफिट लेते हैं एमएसपी का। और फूड प्रोसेसिंग, अगेन फूड प्रोसेसिंग बेसिकली क्या करेगा, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनके प्रोड्यूस के लिए डिमांड बढ़ा देगा, और प्लस जो है उनकी फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट लाएगा, और प्लस साथ में ये होगा कि उनका जो प्रोड्यूस है उनकी वैल्यू ज़्यादा करके बेचेगा, तो ओवरऑल इनकी जो है इनकम होगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की वो बढ़ जाएगी। Now again, different types of agriculture subsidies given to the farmers at national and state levels, and critically analyze the agriculture subsidy regime and with reference to distortions created by it. तो कैसे एग्रीकल्चर सब्सिडी regime ने डिस्टॉर्शन क्रिएट की है, और ये क्या पूछा, सब्सिडीज अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न एंड एनालाइज द एग्रीकल्चर सब्सिडी regime विथ रेफरेंस टू डिस्टॉर्शन। सो आप समझ रहे हो, सेम थीम पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ फार्म सब्सिडीज आपको पता होने चाहिए। तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ फार्म सब्सिडीज है आपकी, उसमें पहली चीज तो फार्मर्स को सब्सिडी क्यों चाहिए, वाई दी फार्मर्स नीड सब्सिडी, राइट। क्योंकि फूड सिक्योरिटी, मतलब फार्मर को सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करे, ताकि हम अपनी कंट्री के लोगों को जो है फूड प्रोवाइड कर पाए और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए। दूसरी चीज फार्मर के वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए, राइट। तीसरी चीज कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी देखा जाए तो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, जबकि धीरे धीरे ओपन अप कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर को। सो टू इंश्योर इट्स कॉम्पिटिटिवनेस, राइट, वी नीड टू प्रोवाइड इट सब्सिडीज। एंड ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर राइट को मिलाए तो 17% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड अराउंड 50%, नाउ एग्जैक्टली नहीं, 50% के अराउंड जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडीज दी जाती है। नाउ सब्सिडीज में आप डायरेक्ट सब्सिडी है तो डायरेक्ट कैश इंसेंटिव टू फार्मर्स होता है, जैसे एमएसपी हो गया। और इनडायरेक्ट सब्सिडी तो इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडाइज इनपुट्स। सो इनडायरेक्टली जो है इनपुट्स को सब्सिडाइज किया जाता है इनडायरेक्ट सब्सिडी में, और डायरेक्ट सब्सिडी में कैश इंसेंटिव टू फार्मर, जैसे ये हो गया एमएसपी, या आप बोल सकते हो पीएम किसान योजना, राइट, या और जो ऐसी स्कीम्स आई हैं पीएम आशा योजना, ये सब जो आप बता सकते हो। सो इनडायरेक्ट सब्सिडीज में सब्सिडीज ऑन इनपुट, जैसे आप सबको पता है फर्टिलाइजर पे आप सब्सिडी देते हैं। इरिगेशन के लिए सब्सिडी मिलती है, कैसे, जो इरिगेशन नॉर्मली जो है फार्मर्स को बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, ठीक है। क्रेडिट पे सब्सिडी मिलती है, क्रेडिट मतलब लोन्स वगैरह पे सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को। बिजली इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है, सीड्स पे सब्सिडी मिलती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज और इंश्योरेंस पे भी सब्सिडी मिलती है। तो आप देख रहे हो इन सब चीजों पे जो है फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है, ठीक है। बट इशू क्या है, अगेन सब्सिडीज ने क्या, जैसे जैसे अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बात करें तो जैसे आपको आप देखोगे कि पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में क्या होता है, फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको सिंस उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चीप है, तो वो उनके जो पंप्स होते हैं, पानी के पंप्स होते हैं जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको ऑन करके छोड़ देते हैं। और जब वो उनको ऑन करके छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो है वो निकलता रहता है, और ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिप्लीट होता है। और इसीलिए आज की डेट में वहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम, ठीक है। और ये तो इसका हो गया ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। साथ साथ दूसरा आप बोलो फर्टिलाइजर में बात करें अगर, तो फर्टिलाइजर में आपका जो है नाइट्रोजन के लिए मेनली सब्सिडी दी जाती है बहुत ज़्यादा, जो मेनली हो जाता है आपका यूरिया। तो आप सबको पता है यूरिया के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो लोग क्या करते हैं, एक्सेस यूरिया यूज करने लग जाते हैं, और एक्सेस यूरिया यूज करना कहीं ना कहीं सॉइल और लैंड को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्टॉर्टेड क्रॉपिंग पैटर्न, पंजाब शिफ्ट फ्रॉम व्हीट मेज टू राइस व्हीट सिस्टम। सो पंजाब पहले व्हीट और मेज ग्रो करता था, उससे राइस व्हीट सिस्टम, राइट। क्यों, अगेन बिकॉज राइस क्यों ग्रो कर पा रहे हो, क्योंकि उनको बहुत इरिगेशन पे सब्सिडी मिल रही है, राइट, जबकि वहां पानी इतना है नहीं, फिर भी क्यों ग्रो कर पाए, क्योंकि इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी पे उनको सब्सिडी मिल रही है, इसीलिए वो राइस ग्रो कर रहे हैं। अगर सब्सिडी ना दो तो राइस ग्रो करना उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा,
ओके, तो फिर वो वापस मेज ग्रो करेंगे। ओके, सो इट प्रिवेंट्स डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉपिंग पैटर्न जो अडॉप्ट किया गया दैट इज अनसुटेबल टू एग्रो क्लाइमेटिक, क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल नहीं है। प्लस देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सब्सिडी करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर की, जबकि सब्सिडी देंगे तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी। तो दो चीजें हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि सेम कॉस्ट पे और ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जबकि सब्सिडी दोगे तो प्रोडक्शन सेम रहेगा बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट टू ओनली फॉर फार्मर्स जो है वो रिड्यूस होगा, राइट। सो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप सब्सिडी देना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा है, यू शुड नो। जैसे मैंने बताया कि टॉप 3 सब्सिडीज में जो बर्डन है गवर्नमेंट पे उसमें से है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी टॉप 3 में आता है, ठीक है। टारगेटिंग इशू सब्सिडीज का यही है कि जो सब्सिडीज है बेसिकली जो सब्सिडी किनको पुअर फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को देनी चाहिए थी, बट मान लो इलेक्ट्रिसिटी में दी जाए तो रिच फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। एमएसपी का बेनिफिट रिच फार्मर्स को ज्यादा मिल रहा है, पुअर को कम मिल रहा है, राइट। एंड इट प्रमोट्स इनिफिशियंसी ऑब्वियसली, क्योंकि सब्सिडी है तो लोग सोचते हैं कि सिंस सब्सिडी में उनको ट्रू कॉस्ट नहीं समझ में आती कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इट प्रमोट्स इनिफिशियंसी, राइट। सो वे अहेड है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज, कि सीधा सब्सिडीज का जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए ताकि बेटर टारगेटिंग हो, राइट। दूसरा, सब्सिडीज को रैशनलाइज किया जाए, जो सब्सिडीज नेसेसरी नहीं है, जो सब्सिडीज जो है विच इज लीडिंग टू पुअर एनवायरमेंटल आउटकम्स, उनको जो है या तो रिड्यूस किया जाए, और सब्सिडी देते वक्त सिर्फ उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी देखा जाए। और इंस्टेड ऑफ सब्सिडी आप इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम दो, जैसे रियुतु बंधु ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सॉरी नॉट रियुतु बंधु ऑफ तेलंगाना एंड कालिया स्कीम ऑफ उड़ीसा। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम दो ताकि उनके पास पैसे आए, फिर पैसे के बेसिस पे वो खुद से डिसाइड करे कि कौन सा क्रॉप्स ग्रो करना बेस्ट है, राइट। और ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट। सो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में करना चाहिए। नाउ थोड़ा एमएसपी के बारे में समझ लें। तो देखिए मैंने बेसिकली यही किया है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दिखाए, फिर उनसे रिलेटेड कंटेंट आपको एक साथ बताया, ताकि आप, क्योंकि सेम थीम पे थे, ताकि आपका एक वैल्यू एडिशन भी हो। अब एमएसपी क्या है? is the minimum price for a crop that government considers as remunerative for farmers and hence deserving of support। तो क्यों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों? तो ये जो है कोई भी क्रॉप का एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है जो फार्मर्स के लिए रेन्यूमरेटिव प्राइस होगा। अगेन इससे जो है कम प्राइस में जो है, अगर मार्केट में इससे कम आता है तो गवर्नमेंट के पास फार्मर जा सकता है और इस प्राइस में जो है अपनी चीजें बेच सकता है। नाउ इट इज फॉर 23 फार्म कमोडिटीज, 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड्स, 4 कमर्शियल क्रॉप्स। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। नाउ इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं इसके। बेसिकली इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या इशू है इसमें कि जो एमएसपी का बेनिफिट है जिनको जाना चाहिए उनको नहीं जा रहा है, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं है इसके, राइट। सफिशिएंट जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स नहीं है इसके, ओके। और पुअर फार्मर्स के पास जो इसका बेनिफिट नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरा और क्या है कि सिंस ओपन एंडेड है तो एक्सेस प्रोक्योरमेंट हो जाता है, तो उस फूड को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने की जगह भी नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर दिया, क्योंकि वीट और राइस का ही मेन प्रोक्योरमेंट होता है, इसलिए ज्यादातर फार्मर्स वीट एंड राइस ही ग्रो कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन भी बढ़ रहा है ऑब्वियसली, जो मतलब बेसिकली जो एफसीआई है उसको जो है गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी जो देखा गया है उसमें जो है मेनली बस इकोनॉमिक कॉस्ट दे रखी है, बट जो दूसरी कॉस्ट है इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, सोशल कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं किए है एमएसपी में, सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड किए। तो बोला जा रहा है कि एमएसपी में इकोनॉमिक के अलावा सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी इंक्लूड की जाए। सो वे अहेड आपका प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, जैसे भावांतर भुगतान योजना है एमपी में। और बेसिकली इस स्कीम में मान लो ये आपका एमएसपी है और ये आपका मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस आपका मान लो 100 रुपए है, एमएसपी 110 था, तो क्या है प्राइस डिफिशियंसी कितना है 10 रुपीज का, तो ये 10 रुपीज का पेमेंट डायरेक्टली होगा फार्मर के बैंक अकाउंट में जब वो मार्केट में सेल करेगा। इसके अलावा इनकम और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जैसे कालिया या यूट्यूब बंधु है
वो आप दे सकते हो। बाकी ये 3 तरीके हैं, आप इसको देख लो फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, कि किन 3 बेसिस पे जो है A2 फैक्टर पे, A2 प्लस FL फैक्टर पे या C2 फैक्टर पे किस बेसिस पे कैसे जो है कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं एमएसपी की। अब आ जाते हैं अगला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, राइट, और साथ में बफर स्टॉक के इश्यूज और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज। तो अगेन यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। सो देखो पहला क्वेश्चन है कि रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू मेक फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव, कि क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे पीडीएस सिस्टम में। तो पीडीएस सिस्टम के बारे में गूगल करना, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पे आएगा, वहां पे सारे रिफॉर्म्स एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखे हैं, या फिर वो डॉक्यूमेंट जो मैंने डेली गाइडेंस में दिया है जब एग्रीकल्चर कवर कर रहे थे इकोनॉमी वाले पार्ट में, तो वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, राइट। तो उसमें सारे दे रखे हैं कि पहले पीडीएफ था, फिर इसको टारगेटेड पीडीएफ बनाया, फिर इसका कंप्यूटराइजेशन की बात की जा रही है, राइट। अभी जो है इसको जो है मतलब फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके इसको जो है लीगलाइज कर दिया गया है, अब इसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी जा रही है, ठीक है। सो हर शॉप को कंप्यूटराइज करना, ये सब करना जो है, ये सब रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। अब इसको क्या, एक और रिफॉर्म क्या है, वन नेशन वन रेशन कार्ड, राइट। सो ये एक और लेटेस्ट रिफॉर्मेटिव स्टेप है, ठीक है। लेटेस्ट रिफॉर्मेटिव स्टेप क्या है पीडीएस सिस्टम में, वन नेशन वन रेशन कार्ड। नाउ ये था फूड सिक्योरिटी बिल पे। नाउ इट इज अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड, की फूड सिक्योरिटी बिल जो था एट दैट टाइम आया था, ओके। सो उस टाइम पे अगर ये इशू आप पढ़ते तो आपको सब क्लियर रहता है, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब तो वो पास होके एक्ट भी बन गया है। So food security bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation, along with concerns it has generated in WTO. So concerns क्या थे? Again एक एक करंट इशू पे था, तो इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करना रेलिवेंट नहीं है, राइट। बाकी अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो पहले बिल था, वो जब ला रहे थे तो उसमें गवर्नमेंट को जो है बहुत सारा फूड प्रोक्योर करना पड़ता, बट वो जो है डब्ल्यूटीओ के फूड स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स को जो है वायलेट करता। तो ये एप्रीहेंशन था। इसके अलावा और दूसरे एप्रीहेंशन ये थे कि पीडीएस सिस्टम जो यूज किया जाएगा फूड सिक्योरिटी बिल के अंदर टू डिलीवर दी फूड, वो जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, उसमें बहुत सारे लैकुने हैं, इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। बट आज की डेट में हर स्टेट ने इम्प्लीमेंट कर लिया है, पीडीएस सिस्टम को काफी रिफॉर्म कर दिया गया है। सो ओवरऑल पीडीएस सिस्टम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। सो क्या है, इज मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस, राइट। सो फूड ग्रेन्स को अफोर्डेबल प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। नाउ अगेन चाहे तो आप, आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल, बट यू वुड गेट दिस पीडीएफ, तो आप पीडीएफ को देख के देख सकते हो, ठीक है। सो इट इज ऑपरेटेड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू सारा प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ करता है फूड ग्रेन्स का। और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होती है, स्टेट की, जिनकी फेयर प्राइस शॉप्स होती है। तो स्टेट क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन बेनिफिशियरी होंगे, उन बेनिफिशियरी को मतलब जो है ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए वो फेयर प्राइस शॉप जो है खोलते हैं। एंड कौन कौन सी कमोडिटीज है करंटली पीडीएस में, देखो वीट, राइस, कौन सी कमोडिटी है, वीट, राइस, शुगर, केरोसिन आर बीइंग अलोकेटेड। एंड कुछ स्टेट जो है पीडीएस को जो है दूसरी चीजें भी, जैसे पल्सेस, एडिबल ऑयल, आयोडाइज्ड सॉल्ट, स्पाइसेस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। सो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम है कि कैसे फूड प्रोसेस जो आपका फूड प्रोक्योरमेंट है वो वर्क करता है। सो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स होता है, उसका प्रोक्योरमेंट होता है। ये प्रोक्योरमेंट कौन, एफसीआई या स्टेट गवर्नमेंट या कोई कोऑपरेटिव एजेंसी होती है वो करती हैं। फिर उसका जो है ये यहाँ तक पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टोरेज एंड मूवमेंट तक। उसके बाद एक बार स्टेट गवर्नमेंट्स को अलोकेट कर दिया गया, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये टारगेटेड पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपकी सारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इनका काम होता है, और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सो मोर और लेस ये सिस्टम है, ये आपको डायग्राम मिल जाएगा, ये आप थोड़ा देख सकते हो इसको रोटेट करके भी, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या इश्यूज हैं पीडीएफ के साथ ना। देखो ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे पॉइंट्स हैं कि पीडीएफ पे आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसको यूज कर ही सकते हो। तो इश्यूज हैं एक्सक्लूजन के, इंक्लूजन के इश्यूज हैं, ठीक है, कि बेनिफिशियरीज का कहीं एक्सक्लूजन हो जाता है, जो जेन्युइन बेनिफिशियरी उसको पीडीएफ में बेनिफिट नहीं मिल रहा, और कई बार जो बेनिफिशियरी जिसको बेनिफिट की जरूरत नहीं है बट वो उसका नाम फिर भी पीडीएफ में, ठीक है। और करप्शन एंड लीकेजेस, ठीक है,
इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ फूड सब्सिडी, तो फूड सब्सिडी का बर्डन भी बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है बिकॉज ऑफ पीडीएस, ठीक है। और इसके साथ लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स, इसी के लिए अभी जो है इंट्रोड्यूस किया है वन नेशन वन रेशन कार्ड, कि जो पीडीएस के बेनिफिट्स हैं, पहले ये होता था कि जहां पे आपका रेशन कार्ड बना है आप वहीं से ले सकते हो, बट अब वन नेशन वन रेशन कार्ड में ये कर रहे हैं कि पीडीएस के बेनिफिट्स आपके जहां भी होंगे, आपके कुछ बेनिफिट्स आप अगर माइग्रेंट हो तो कहीं दूसरी जगह भी हो वहां से ले सकते हो, और बाकी बचे बेनिफिट्स जो है आपकी फैमिली जो है आपकी उस जगह से भी ले सकती है, तो पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स भी है, ठीक है। और अगर आउटकम की बात की जाए तो पीडीएस क्यों लाया गया था, फॉर फूड सिक्योरिटी, सबको फूड सिक्योरिटी के लिए, बट आउटकम की बात की जाए तो वी स्टिल डू नॉट स्कोर वेल ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट, स्टिल मेल न्यूट्रिशन जो है हाई है, ठीक है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स कई लोग कहते हैं कि डिस्प्यूट करती है गवर्नमेंट, तो आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 उठा लीजिए, उसमें भी काफी डेटा बताता है कि काफी मेल न्यूट्रिशन है कंट्री में, ठीक है। सो क्या स्टेप्स लिए गए, तो आपसे पूछा था ना कि क्या रिफॉर्म के लिए स्टेप्स लिए गए, तो वो है एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस ऑपरेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ रेशन कार्ड एंड आधार सीडी ताकि घोस्ट बेनिफिशियरीज ना रहे, ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है, ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल, ओके, वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम फॉर इंटर एज वेल एज इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी। तो ये कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं, ये आप समझाओगे एक लाइन में तो आपका वो वाला जो पिछला आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नाउ ये क्वेश्चन नहीं आया बट इट इज सम वैल्यू कंटेंट, वैल्यू एडिशन कंटेंट जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल पे आया तो प्रोबेबिलिटी यही है कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यही कि फूड सिक्योरिटी एक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो क्या सेलियन फीचर्स हैं ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने खुद ने स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ी होगी तो उसमें भी दे रखा है, बट यहाँ पे बहुत ब्रीफ में इस टाइप से आप नोट्स बनाते हो उस तरीके से आपको दे रखा है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप देख सकते हो। जैसे कवरेज कितना है, 67%, 75% रूरल में, 50% अर्बन में। प्राइस क्या है, 3 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज फॉर राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन। जस्ट अ सेकेंड। सो मूविंग ऑन, जो आइडेंटिफिकेशन होता है बेनिफिशियरीज का कौन करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अंदर प्रोविजन है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाए वुमेन और चिल्ड्रन को अंडर आईसीडीएस एंड मिड डे मील स्कीम। बाकी मैटरनिटी बेनिफिट भी दिया जाता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रेशन कार्ड जो है दैट इज इन द नेम ऑफ वुमेन, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो रेशन कार्ड बनेगा दैट वुड बी अंडर इन द नेम ऑफ वुमेन फॉर पर्पज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी प्रोविजन है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के भी प्रोविजन है, प्लस फूड सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है, तो अगर फूड नहीं प्रोवाइड कर पाए तो फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा, और पेनल्टीज भी हैं अगर डिले हुआ इसमें तो, ठीक है। सो ये कुछ प्रोविजन है, अगेन आप इसको जो है आई वुड रिकमेंड कि इनको आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, या जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें भी एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। या चाहे तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट गूगल कर लो, गवर्नमेंट की साइट आएगी, गवर्नमेंट की साइट पे भी इसके सारे की प्रोविजंस आप पढ़ सकते हो। नाउ इश्यूज क्या हैं, इश्यूज फूड सिक्योरिटी में यही है कि फूड सब्सिडी का बिल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। सो फूड सिक्योरिटी, फूड सब्सिडी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो जो डब्ल्यूटीओ का हमने पढ़ा था, तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ की क्या इशू है, तो डब्ल्यूटीओ में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं कि ट्रेड ऐसे इंटरनेशनली किया जाएगा, उनमें से एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब इस एग्रीमेंट में बोला कि सब्सिडीज पे देने पे जो है, जो अलग अलग टाइप की सब्सिडीज क्लासिफाई की, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। और बेसिकली ग्रीन बॉक्स का कि ग्रीन बॉक्स की सब्सिडी आप दे सकते हो क्योंकि इससे जो है एग्रीकल्चर ट्रेड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो ये आपका एमएसपी हो गया, ये सब हो गया, राइट, ये सब्सिडीज क्या करती है, ये कहीं ना कहीं जो है आपका जो है डिस्टॉर्ट करती है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो एमएसपी जो हम देते हैं, और एमएसपी पे ही फूड प्रोक्योर करके हम बफर स्टॉक या फूड सिक्योरिटी के लिए फूड लेते हैं, राइट। सो एमएसपी वाली जो सब्सिडी है ये एम्बर बॉक्स में आती है। सो और डब्ल्यूटीओ के अंदर इस एग्रीमेंट के अंदर कि ये जो आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी यानी एमएसपी जो आती है उसके अंदर इस पे लिमिट होनी चाहिए, बट इंडिया को अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए ये लिमिट को ब्रीच करना पड़ रहा है, तो इसीलिए डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन से इंडिया की फूड सिक्योरिटी की नीड्स क्लैश करती हैं, ओके। बट अभी से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, इंडिया को पीस क्लॉज मिला है, और जब तक इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा, राइट, तब तक जो है इंडिया के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। प्लस देखो कवरेज कितना है, 67%, बट कई लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि इसका यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, कि खाने का एटलीस्ट आप बेसिक मिनिमम फूड, राइट, उसका तो यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए।
देन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो यूज किया जाता है इसके लिए, उसके साथ खुद में इश्यूज हैं। बाकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वीक है, और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। सो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया नहीं जा रहा है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्रिएट किया गया। वे अहेड क्या करना चाहिए, यूनिवर्सलाइज कर दीजिए पीडीएस को, या फिर यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अगेन एक ये मिनिमम कंटेंट है आपके पास कि अगर कुछ भी नहीं बचा आपके पास आंसर लिखने के लिए तो ये मिनिमम चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या रोल है, डिस्कस करना है आपको कि कि क्यों एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लैंड रिफॉर्म्स चाहिए, और फिर लैंड रिफॉर्म्स क्या किए गए, कैसे उसने बेनिफिट किया, और क्या उसकी लिमिटेशंस रह गई, ये सब चीजें आप यहाँ पे बताओगे, राइट। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। नाउ देखो, वैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लिए गए, उसमें से बस एक सक्सेसफुल रहा, दैट वाज अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, राइट। जो जमींदारी सिस्टम था, लैंडलॉर्ड्स वाला सिस्टम था, उसका अबॉलिशन जो था वो वाला रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा, बाकी दूसरे रिफॉर्म्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो उसी रिफॉर्म का सक्सेस के रीजंस क्या थे वो बताएंगे, राइट। वो मेनली वही था कि पॉलिटिकल विल था उसके लिए, ठीक है, लोग भी चाहते थे, पॉलिटिकल विल भी था उसके लिए, ओके। सो और उसका जो एक कॉलोनियल सिस्टम था, काफी देखा गया था एक्सप्लॉयटेशन है, लोगों में भी उसके अगेंस्ट जो है एक वो था कि रिफॉर्म करना है, इसको चेंज करना है, तो इसीलिए वो इजीली हो गया। बट दूसरे रिफॉर्म्स इतने इजीली नहीं हो पाए, ये सब हम आगे कंटेंट देखेंगे, राइट। दूसरा अगेन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सो आप देख रहे हो सेम थीम है, राइट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और कैसे पॉवर्टी को जो है एलिवेट करने में लैंड रिफॉर्म्स हेल्प करेगा, राइट। एंड डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो अगेन क्या प्रॉब्लम्स हैं कि एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स करने में, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। तो अब देखो पहली चीज कि लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्या पड़ गई, राइट, कि या फिर यही वो होगा कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स हेल्प करेगा, कि एग्रीकल्चर के साथ क्या रिलेशन है लैंड रिफॉर्म्स का। सो सबसे बड़ी चीज है इक्विटी। तो हम देखेंगे कि लैंड जो है इट इज जो इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। कुछ फार्मर्स जो है, कुछ फार्मर्स है उनके पास बहुत सारी लैंड है, राइट, बहुत सारी लैंड उनके पास पड़ी हुई है, और कुछ फार्मर्स है उनके पास बहुत कम लैंड है, तो इनइक्विटेबल है, इसलिए इक्विटी करना कि लोगों को बराबर उनके पास लैंड हो ताकि सबको जो है वेलफेयर हो। सो अगर सबके पास लैंड होगी, फार्मर के पास लैंड होगी, तो वो जो है उस लैंड में क्या करेगा, उस लैंड, दैट लैंड इज एन एसेट फॉर फार्मर, वो लैंड उस फार्मर फार्मर के लिए एसेट है। फार्मर इस एसेट के अगेंस्ट लोन ले सकता है, लोन लेके वो क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू एस्टेब्लिश अ रिलेशन कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स, राइट, कि कैसे लैंड जो है, लैंड रिफॉर्म जरूरी है फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन ऑल्सो। क्योंकि एक और इशू मेजर ये है कि हमने जितने भी देखा गया है कि लैंड्स क्या है, बहुत स्मॉल पार्सल्स में डिवाइडेड है, राइट, बहुत छोटी छोटी लैंड है, स्मॉल और मार्जिनल फार्म्स बहुत कम है। तो लैंड रिफॉर्म्स का एक लैंड रिफॉर्म ये भी था कि टू कोऑपरेटिव फार्मिंग या कंसोलिडेट किया जाए उनको, राइट, ताकि जो है एक बहुत बड़ा पार्सल हो जाए लैंड का, उस पर अगर एक बड़ी जगह पे करेंगे, कलेक्टिवली ग्रो करेंगे, तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, तो इनपुट्स के कॉस्ट घट जाते हैं, और जो आउटपुट होगा उसको जो है बेचने में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, राइट। एंड चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिलर्स ऑफ लैंड। तो कई जो फार्मर्स हैं, कई फार्मर्स आपके क्या है, दे डू नॉट ओन लैंड, दे आर ओनली टीनेंट्स। बीइंग टीनेंट्स इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ऑल्सो क्योंकि ये टीनेंट्स हैं, ये इन लोगों को लोन्स वगैरह नहीं मिलते, तो लोन्स नहीं मिलते तो ये कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी प्रोडक्टिविटी सेम रहती है, राइट। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है, ठीक है। नाउ क्या लैंड रिफॉर्म्स लिए गए थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स या जमींदार्स, टीनेंसी रिफॉर्म में कि टीनेंट्स को प्रोटेक्शन दिया गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, कि ऐसा नहीं कि आपने आज किसी को टीनेंट लगाया और कल निकाल दिया, नहीं, एक बार लगाया तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही लगा सकते हो। रेंट, तो टीनेंट से क्या रेंट ले रहे हो, तो रेंट पे भी लिमिट डाल दी गई, राइट। कई स्टेट्स में तो इनफैक्ट ये टीनेंसी जो है, जो मतलब आपका टीनेंसी जो है बैन भी कर दिया गया, ठीक है। सो रेंट रेगुलेशन एंड ओनरशिप। दूसरा है लैंड सीलिंग। तो हम देखा कि कई फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, राइट,
काफी एकर्स में, तो उसमें क्या किया कि लैंड सीलिंग रखा कि एक पर्सन मैक्सिमम इतनी एग्रीकल्चरल लैंड ओन कर सकता है। उसके बियॉन्ड जो लैंड है वो स्टेट के पास जाएगी और स्टेट उस लैंड को लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस वॉज डन फॉर इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स क्या है, स्मॉल है, तो इन छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को एक साथ लाया जाए ताकि जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आए, ठीक है। और लैंड रिकॉर्ड्स का इंप्रूवमेंट, तो इसमें तो मोस्ट रिसेंटली एक स्कीम अगर आप सब जानते होंगे, स्वामित्व स्कीम लाई गई। प्लीज टेल मी इन दी कमेंट्स इसका पर्पस क्या है और कैसे ये एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी। सो प्लीज इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, स्वामित्व स्कीम, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है स्वामित्व स्कीम, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सो फैक्टर्स दैट इम्पीडेड लैंड रिफॉर्म्स, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। सो कई रिफॉर्म्स ऐसे थे जिसके लिए पॉलिटिकल विल नहीं था, कि जो है बड़े बड़े जमींदार ही जो थे, जिनकी बहुत सारी जमीन थी, वही पॉलिटिशियंस थे, राइट, वही तो वो खुद को क्यों हार्म करना चाहेंगे, तो इसलिए देयर वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। लैंडलॉर्ड्स की बहुत ही स्ट्रांग लॉबी थी, ठीक है। कई जो लॉज लाए गए थे उसमें बहुत सारे लकुने थे, जैसे जो सीलिंग वाला लॉ लाया गया था उसमें ये लकुने था कि बेसिकली उसमें ये तो रख दिया कि पर पर्सन जो लैंड सीलिंग है कि इतना मैक्सिमम लैंड ओन कर सकता है, बट ये नहीं देखा कि उसकी फैमिली वालों पे भी लैंड सीलिंग रखनी चाहिए थी। तो मान लो कि एक पर्सन पे लैंड सीलिंग रखी कि 10 एकर्स की, राइट। अब एक मेंबर उसके पास मान लो 50 थी, तो उसने क्या किया, उसमें से 10 तो अपने पास रखी, बाकी 10 अपनी वाइफ को, 10 अपने मदर को, 10 अपने फादर को, 10 अपने सन को, तो ऐसे सब में डिवाइड कर दी, तो अभी भी इफेक्टिवली उसके पास 50 एकर्स लैंड है, राइट। सो ये जो लेकुनेस थे ऐसे लॉ में लैंड रिफॉर्म्स के, उसको एक्सप्लॉइट किया गया। इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं किया गया इसका। अगेन ये सारी चीजें आप पूछोगे कहां से पता चलेगी, तो ये सारी चीजें जो आपको पता चलेंगी वो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, राइट, क्लास 11th की एनसीईआरटी है, वहां से आपको ये सब चीजें पता चलेगी, ठीक है। देयर इज लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर विद पुअर फार्मर्स, तो पुअर फार्मर्स जो थे उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है कि मार्केट में वो अपने रेट्स कोट करके उसको बेच सकें। कई बार उनको क्या करनी पड़ती है, डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ती है, राइट। सो इसीलिए जो है ये सब जो फैक्टर्स थे विच इम्पीडेड लैंड रिफॉर्म्स, राइट। तो क्योंकि बार्गेनिंग पावर नहीं होती पुअर फार्मर्स पे, तो अगेन उनको तो टीनेंट बनना ही है। तो लैंड रिफॉर्म्स में हम ले तो आए कि टीनेंसी रेगुलेशन, वो टीनेंसी में कहा कि मिनिमम इतना रेंट, बट वो तो पुअर है, तो वो मिनिमम रेंट बोलेगा, तो जमींदार बोलेगा कि आपको मैं नहीं देता लैंड, तो उसको उसके पास क्या चॉइस बता कि वो इनफॉर्मली ही कम रेंट में मान जाए, इनफॉर्मली ही मतलब कम रेंट में मान जाए, ठीक है। वे अहेड ये है कि मॉडल लैंड लीजिंग लॉ लाया जाए, राइट। जो नीति आयोग ने दिया दिया था एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ, ये अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो कई जगहों पे लैंड लीजिंग जो है, मतलब लैंड को लीज कर दे किसी और को, वो जो है एग्रीकल्चर लैंड के लिए बैन कर रखा है, राइट। सो दिस प्रिवेंट्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। नाउ अगेन देखो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ोगे इसमें, तो नीति आयोग ने भी कहा है कि लैंड लीजिंग को बैलेंस करना है। एक तरफ लैंड लीजिंग की जरूरत है हमें टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दूसरी तरफ लैंड लीजिंग का एक इशू ये भी है कि जो टीनेट्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो इन दोनों चीजों को हमें बैलेंस करके रखना है, ठीक है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कंप्लीट किया जाए, इसमें स्वामित्व स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज जो हैं, आज की डेट में इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए और इनेबल किया जाए, क्योंकि दिस इज बीइंग कंसिडर्ड कि दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज वेल एज इंक्रीजिंग फार्मर इनकम्स, ठीक है। इनेबल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सो अभी लॉ लाया गया था, फार्म लॉ लाया गया था, बट इट वॉज रिपील्ड, सो अगेन आप बोल सकते हो। एंड इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट को जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इंसेंटिव देना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करे, ओके। ना ये कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा है, ये आप लोगों के लिए दिया है मैंने कि आप लोगों को, क्योंकि GS3 में इकोनॉमिक्स में यू नीड डेटा, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एग्रीकल्चर रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ। यू कुड यूज दिस डेटा इन योर आंसर्स, ठीक है, और ये पीपीटी मिल जाएगी, वहां से आप ये डेटा देख सकते हो, राइट। फार्मर इंडेप्टनेस पे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा, ठीक है, ये सारा डेटा आपके पास है, ओके। सो ये सब डेटा आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। अब अगले और लास्ट टॉपिक जो है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर है, राइट। नाउ यहाँ भी हम यही करेंगे, सारे क्वेश्चंस एक साथ देख के फिर एक साथ पूरा कंटेंट देखेंगे, ताकि हमें ये भी पता चले कि किन थीम्स पे पूछा जाता है, फिर उन थीम्स का कंटेंट भी हमें पता चल जाएगा, ओके। सो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, क्या इनका स्कोप है,
यानी क्या इनका पोटेंशियल या सिग्निफिकेंस है, क्या इनकी लोकेशन है, कहाँ पे हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन आया, बट अगेन इस पे इतना ज्यादा फोकस मत करना जितना आपको फूड प्रोसेसिंग पे करना है, ठीक है। दिस इज द मेन टॉपिक, इस पे ज्यादा फोकस रखना अपना, ओके। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का पोटेंशियल क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या हैं, यही चीजें आपको देखनी है। तो जैसे क्वेश्चन क्या आया था, ये 2020 में आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। सीधा कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड हाउ कैन इनकम ऑफ फार्मर्स सस्टेनेबली बी इंक्रीज बाय इंकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। कि कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अगर हम इंकरेज करेंगे तो फार्मर्स की इनकम कैसे सस्टेनेबली इंक्रीज होगी, ये बताना है, राइट। सो अपॉर्चुनिटीज की जहां तक बात आए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, आप बताओ एक सनराइज सेक्टर मतलब बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, राइट। वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्ट्स में, राइट। तो जो वैल्यू एडिशन होता है तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, सो अगेन फार्मर्स को ज्यादा इनकम मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है तो दैट वुड हेल्प इन इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें, राइट। जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पूरा अलाउड है इसमें, राइट। बेटर इनकम फॉर फार्मर्स एंड लास्टली बेटर न्यूट्रिशन, क्योंकि फूड को प्रोसेस करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो कुछ हुए, बहुत ये लिमिटेड दिए हैं, ऐसा नहीं कि यही है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आप सोच सकते हो या पढ़ सकते हो, बट ये अगेन बेयर मिनिमम है जो आपको पता होने चाहिए, राइट। चैलेंजेस कि रिस्ट्रिक्टिव लॉज लाइक एपीएमसी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, आपके पास रीफर वैन्स जो मैंने पहले बोला था वो नहीं है, आपके पास प्रॉपर रोड्स जो कनेक्ट करने के लिए नहीं है, ये सब जो है चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नहीं है। क्वालिटी रॉ मटेरियल, सो अगेन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना उसको प्रोसेस करेंगे हम सर्टेनली, तो प्रोसेस करके उसकी वैल्यू इंक्रीज की जाएगी, बट जब मटेरियल को जो रॉ मटेरियल जो वैल्यू बेसिक प्रोड्यूस है अगर वही क्वालिटी का नहीं हुआ तो उसको प्रोसेसिंग में उसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज नहीं होगी, राइट। एंड देन लैक ऑफ एक्सेस टू एक्सपोर्ट मार्केट, सो दैट इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज, ओके। क्यों लैक ऑफ एक्सेस है? बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, वन कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और तीसरा है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी बैरियर। यहाँ से फूड प्रोडक्ट्स अगर बाहर भेजना है तो उनको काफी मतलब चेक्स पास करना पड़ता है वहां पे जो है फॉरेन कंट्रीज में, बट कई बार वो बैरियर्स हो जाते हैं, तो इसलिए लैक ऑफ एक्सेस टू एक्सपोर्ट मार्केट, प्लस यहाँ पे एक और लैक ऑफ ब्रांडिंग, ये भी आप लिख सकते थे कि ब्रांडिंग नहीं है प्रॉपर। नाउ फूड प्रोसेसिंग कैसे इनकम इंक्रीज कर सकता है, तो वैल्यू एडिशन करेगा फार्म प्रोड्यूस की, तो फार्मर को उसके लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, रेन्यूमरेशन जो है फार्मर को ज्यादा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट होगा सप्लाई चेन में तो फार्मर का वेस्टेज कम होगा, फार्मर के पास बेटर टेक्नोलॉजी आएगी, तो अगेन इससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, तो सेम पैसे में उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसको ज्यादा जो है इनकम होगी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या करेगा, उसको जो है एक प्राइस अश्योरेंस दे देगा, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई तो उसको एक प्राइस का अश्योरेंस रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ मैंने ये ग्रो किया है तो अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए मेरे को इतना प्राइस मिलेगा ही, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस देखते हैं एक साथ। सो वो 2020 का था इसलिए उसको अलग से डिस्कस कर लिया। सो इलेबरेट द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो वही चैलेंजेस के लिए क्या पॉलिसी ली, चैलेंजेस और क्या गवर्नमेंट मेजर्स हैं। Examine the role of supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables and food items. How do they eliminate number of intermediaries? तो आपको पता होना चाहिए कि एक सुपर मार्केट होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, फार्मर से प्रोक्योर करता है, और फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर करने के लिए वो पूरी सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करके उनको क्रिएट करते हैं, और वो सप्लाई चेन इन्वेस्ट करके क्रिएट करते हैं। प्लस यही नहीं, वो जो है फार्मर्स को भी मतलब दे उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में उनको काफी टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्वालिटी फ्रूट्स वेजिटेबल फूड आइटम प्रोड्यूस करें जो ये अपने सुपर मार्केट्स में सेल करेंगे। तो इस सब तरीके से जो है क्या है, एक तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट करता है, दूसरा सप्लाई चेन डायरेक्टली फार्मर्स लेता है तो फार्मर्स के सारे इंटरमीडिएट्स एलिमिनेट हुए, फार्मर्स की इनकम बढ़ गई। तीसरा इन्वेस्ट करता है तो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। और वेस्टेज और वैल्यू एडिशन, वेस्टेज भी घट जाता है और वैल्यू एडिशन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रोल है 4-5 जो चीजें हमने पीछे डिस्कस की, वही चीजें यहाँ पे लिखनी थी। Now, India needs to strengthen measures to promote pink revolution, right?
in the food industry for better nutrition and health, critically elucidate the statement. Now ये 2013 का क्वेश्चन है, राइट? तो पिंक रेवोल्यूशन बेसिकली मीट से रिलेटेड है. तो मीट अगेन इज नीडेड फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, राइट? आपको ये एलुसिडेट करना है कि क्यों. तो आप बताओगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कि प्रॉब्लम जो है कंट्री में दैट इज ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, और हिडन हंगर भी है कंट्री में, राइट? हिडन हंगर मतलब जो बेसिक प्रोटीन की डिफिशियंसी या बेसिक वाइटामिन इनकी डिफिशियंसी को हिडन हंगर कहते हैं. तो ये सब चीजें, तो इन सब चीजों को जो है रिजॉल्व करने के लिए वी नीड पिंक रिवोल्यूशन, राइट? सो क्या मेजर्स लिए गए हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे यहाँ पे. नाउ लेट्स सी द कंटेंट. तो जब मैंने कहा आपको फूड प्रोसेसिंग इज अ सनराइज सेक्टर, तो क्यों? इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, इंप्रूव्स वैल्यू एडिशन, प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योर्स बेटर रिटर्न टू फार्मर्स, प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजेस एक्सपोर्ट अर्निंग. मतलब क्या बेनिफिट्स हैं? दीज आर ऑल दी पोटेंशियल, कि क्या अगर एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को अच्छे से हम ग्रो कर लेते हैं तो ये सारा पोटेंशियल उसका. It will help in addressing issues of food security and food inflation. It will provide wholesome, nutritious food to masses and contribution to GDP and attract investment. तो ये सारे benefits हैं. That's why it is called sunrise sector. Because of all this potential, it is called sunrise sector. By 2024, now ये कुछ data facts हैं कि food processing industry will attract 33 billion investment और 9 million people के लिए employment generate करेगी. By 2025, food processing sector will be worth over $500 billion. And by 2030, जो household consumption है, it will treble, making India 5th largest consumer of food products. तो ये कुछ facts, data हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो to substantiate your point कि food processing sector is truly a sunrise sector. इसका बहुत ज़्यादा potential है फ्यूचर में. अब स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, इंपॉर्टेंट डेटा है आपका. 32% शेयर इन इंडिया फूड मार्केट, 11 शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, 10.7 शेयर इन एक्सपोर्ट एंड 142% क्रॉपिंग इंटेंसिटी. ठीक है. 100% एफडीआई अलाउड है. 1.3 बिलियन आर पोटेंशियल कंज्यूमर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. ठीक है. ग्लोबली रैंक नंबर 2 इन फूड प्रोडक्शन एंड नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ सेवरल एग्री कमोडिटीज. ठीक है. ना सप्लाई चेन की बात थी, तो सप्लाई चेन आप समझ लीजिए किस टाइप से होती है. रिटेलिंग में यहाँ पे आपका आ गया अगर सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट ही ये सारा अरेंज कर देता है, राइट? सो सप्लाई चेन ऐसी होती है. इनपुट्स, फार्मर को इनपुट्स मिलते हैं, फार्मर उन इनपुट से प्रोड्यूस करता है कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस प्रोक्योर और स्टोर किया जाता है, फिर वहां से कहीं प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है, फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए, और फिर फाइनली रिटेल करके जो है आपके कंज्यूमर को सेल किया जाता है. तो यहाँ पे आपका फार्मर है, फार्मर से कंज्यूमर, ये पूरी सप्लाई चेन है. ओके, सप्लाई चेन पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के. ये चीज प्लीज ध्यान रखिए. कई बार क्वेश्चन आया तो सप्लाई चेन पे एक अगर आप डायग्राम, ये बेसिक डायग्राम भी बना दोगे ना ऐसे गोले 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 बना के, तो भी आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ठीक है. अब ग्रोथ पोटेंशियल क्या है इसका? लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स पे. न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग वुमेन, तो अगेन घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं, तो वी नीड प्रोसेस्ड फूड. देयर इज डिमांड फॉर फंक्शनल एंड न्यूट्रासिटिकल्स, यानी जो आप सब देख रहे हो आजकल जो बहुत सारा सप्लीमेंट्स वगैरह इसकी डिमांड है, राइट? रिवाइटल जो भी आते हैं, तो अगेन ये कहीं ना कहीं फूड प्रोड्यूस, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की डिमांड को बूस्ट करेंगे. देन देयर इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड प्राइवेट लेबल पेनिट्रेशन. सो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का ग्रोथ है, इसमें आप सब जानते हो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं रिसेंटली, राइट? आप देखोगे अमेजॉन वगैरह, ये लोग भी रिटेल में आना चाहते हैं, रिलायंस है, राइट? सो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग का. और डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करेंगे. अर्बनाइजेशन के कारण लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन जैसी है, उसके कारण भी प्रोसेस्ड फूड की डिमांड जो है बढ़ रही है. तो ऑल दीज फैक्टर्स, प्लीज हो सकता है आपको आगे क्वेश्चन आ जाए कि फूड प्रोसेसिंग के क्या डिमांड ड्राइवर्स हैं. So these factors are the which will increase the demand for processed food in our country. और उसके लिए मीट, इसीलिए क्योंकि इतनी डिमांड है, इसीलिए सेक्टर जो है इट विल बी अ सनराइज सेक्टर. और क्या चैलेंजेस हैं? तो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, कहीं प्राइमरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है, कहीं स्टोरेज फैसिलिटी है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी नहीं है. देयर इज इनएडिक्वेट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग. देयर इज सीजनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब किसी एक ही सीजन में जो है चलती हैं चीजें. ठीक है. इन एडिक्वेट फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड. सो दिस इज अनदर मेजर चैलेंज. इसी के कारण जो है इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है दूसरी कंट्रीज के सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे.
लैक ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सो इनोवेशन भी नहीं हो रहा, नए नए प्रोडक्ट्स लाया जाए फूड प्रोसेसिंग में। और सप्लाई चेन एंड इंस्टीट्यूशनल गैप, सो प्रोक्योरमेंट डिपेंडेंस ऑन एपीएमसी मार्केट जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हो गए, प्लीज इसको ध्यान में रखना। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मेक इन इंडिया के अंदर ये प्रायोरिटी सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, राइट। एंड जो फूड पार्क्स है उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो इट इज गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। एंड इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया मेगा इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, एफडीआई जो है इज अलाउड 100% एफडीआई, जो हमने पीछे देखा। स्पेशल फंड है 2000 करोड़ का, नाबार्ड ने सेटअप किया है फॉर बूस्टिंग, ताकि उस फंड में अफोर्डेबल रेट्स पे क्रेडिट दिया जाए, ताकि जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बूस्ट हो। 71.6% ऑफ फूड आइटम्स आर अंडर द लोएस्ट टैक्स स्लैब। ठीक है, एंड ये सारे ज्यादातर जो है बल्क रॉ मटेरियल जो है वैल्यू एडिशन के लिए जाता है वो है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस्ड आइटम इज विल फॉल, क्योंकि कम टैक्स लग रहा है रॉ मटेरियल पे, तो नेचुरली जो प्रोसेस्ड फूड आइटम है उसका कॉस्ट फॉल होगा। नाउ एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब आप पूछोगे कि मैं ये स्कीम स्टैंड अलोन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पे आ गया या वाटरशेड डेवलपमेंट पे आया, तो एक स्कीम पे भी आ सकता है। और ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिस इज एन अम्ब्रेला स्कीम। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम को जो है मर्ज कर दिया गया है। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, इट इज अ अम्ब्रेला स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, and it aims to create modern infrastructure and efficient supply chain from farm gate to retail outlet। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर कौन कौन सी स्कीम है, मेगा फूड पार्क स्कीम है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स डेवलप करने की स्कीम है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करने वाली स्कीम है, ऑपरेशन ग्रीन्स, फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये सब डेवलप करने की जो है इसमें प्रोविजंस है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज लाइक अ रैंडम क्वेश्चन जो आया था आपको, बट अगेन व्हाट आर द रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट। जो फूड प्रोसेसिंग के कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट है उनका पुअर एक्सेप्टेंस क्यों उनको जो है इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके रीजंस बताइए। और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर, सेम थिंग, कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करेगा, कैसे वो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अपलिफ्ट करेगा, ये बताना। तो ये तो सेम है, ये रीजंस देख लेते हैं। छोटे यूनिट्स होते हैं, दे लैक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। छोटे यूनिट्स लैक एक्सेस टू मार्केट्स, उनकी लिमिटेड रीच होती है मार्केट्स के, राइट। दे लैक ब्रांडिंग, तो उनके प्रोडक्ट्स ब्रांडेड नहीं होते, इसलिए उनकी इतनी रीच इतनी नहीं होती उनके पास, क्योंकि दे आर स्मॉल यूनिट्स, इतना पैसा इतना कैपिटल नहीं होता कि वो इन्वेस्ट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। प्लस देर इज ऑल्सो लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिक्विजेस बिकॉज ऑलरेडी सप्लाई चेन जो है दैट इज इनएडिक्वेट, एंड लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज अनदर रीजन क्यों जो जो स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट है वो इतना नहीं चल पाते। ठीक है, एंड ये है दीज आर द वेज इन विच फूड प्रोसेसिंग कैन हेल्प अपलिफ्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स। सो अगेन सम कंटेंट जो आप जो है आंसर्स में यूज कर ही लोगे आपको जो है, राइट। सो क्या है, कैसे इट विल क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोड्यूस, ताकि जो है बेटर प्राइसेस मिले फार्मर्स को। फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट सप्लाई चेन, जो वेस्टेज वही सेम पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया है, दे विल रिड्यूस वेस्टेज, उनसे वैल्यू एडिशन होगा, फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगा। एडिशनल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फार्मर्स को रूरल एरियाज में, जो उनकी फार्म इनकम को सप्लीमेंट करेगी। ये डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट करेगा टू वर्ड्स हाई वैल्यू प्रोड्यूस, राइट, और लाइफ स्टॉक। सो कुछ फूड प्रोसेसिंग के थ्रू जो है हाई वैल्यू प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ेगी, तो हाई वैल्यू प्रोड्यूस के जो तरफ जो है फार्मर्स ग्रो करना शुरू करेंगे, तो उनको जो है ज्यादा इनकम बढ़ेगी। एंड इट विल इनेबल फार्मर एक्सेस टू वाइडर मार्केट्स एंड सपोर्ट फैसिलिटीज लाइक टेक्नोलॉजी, क्रेडिट एक्सेस। And if a farmer is unable to grade and store his produce close to his farm, farmer will be empowered to demand and obtain better price। अगर फार्मर को अच्छी सप्लाई चेन दे दी जाए तो he will demand better price and also add value to his produce। So this is it। हमने पार्ट 1 में इकोनॉमी डिस्कस कर लिया, पार्ट 2 में पूरा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ये कंटेंट इज हाईली मतलब एनरिच्ड और वैल्यू एडेड कंटेंट है। ट्रस्ट मी, आप कल और आज की पीपीटी को जो है अच्छे से पढ़ लो, वहां से
100% मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंटेंट तो आप जरूर अपने यूपीएससी मेंस आंसर में यूज करोगे, ठीक है, इट विल बी यूजफुल टू यू। So guys, thank you very much and see you again next time.